Okay. Good morning, everyone. Is audio video clear for all? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? क्लियर है. सो ऑडियो वीडियो इज क्लियर फॉर ऑल. चलिए, सो विल कंटिन्यू विद द क्लास. कंटिन्यू करते क्लास से. इन द यस्टरडेज क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट, कल की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कंसिस्टेंसी लिमिट के बारे में. सो इन द यस्टरडेज क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी लिमिट. वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट कंसिस्टेंसी लिमिट विच इज लिक्विड लिमिट. लिक्विड लिमिट को हमने डिफाइन कर लिया था. इट वाज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज कंप्लीटली एंटरिंग इनटू लिक्विड स्टेज. ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाता है. फिर हमने ये भी डिस्कस किया था, एट लिक्विड लिमिट सॉइल पासेस फ्रॉम लिक्विड स्टेज टू प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी और प्लास्टिक टू लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी. तो वाइस वर्सा भी हो सकता है, डिपेंड करता है वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं. फिर हमने ये भी डिस्कस किया था, एट लिक्विड लिमिट ऑल दी सॉइल पोजेस मिनिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फिर इसी लिक्विड लिमिट को हमने डिफाइन किया था फ्रॉम डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द पार्ट ऑफ द सॉइल कट by a groove of standard size will flow together by a distance of ½ inch exactly under 25 number of lows where the height of the fall of soil cup was 1 centimeter. फिर हमने लिक्विड लिमिट निकालते कैसे उसका टेस्ट बताया था पूरा आपको. उस टेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी थी. कंक्लूजन ये निकल के आया था लास्ट में कि अगर लिक्विड लिमिट ज़्यादा होगी सॉइल की तो वॉल्यूम चेंजेस क्या निकल के आएंगे, ज़्यादा निकल के आएंगे. फिर हमने फ्लो कर्व की बात करी थी, फ्लो इंडेक्स की बात करी थी. वी हैव टॉक्ड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लो कर्व एंड फ्लो इंडेक्स. यहाँ तक की डिस्कशन हमने कल कंप्लीट कर ली थी. अब टिल हियर द डिस्कशन वाज बीइंग कंप्लीटेड यस्टरडे. क्लियर है चीज? अभी तक के पॉइंट में कोई सी भी चीज रिपीट करनी हो, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ. तो कल हमने लिक्विड लिमिट की डिटर्मिनेशन पे क्लास खत्म करी थी. पूरी कहानी. चलिए, सो विल कंटिन्यू. अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे. तो कल जब हमने टेस्ट किया था लिक्विड लिमिट को निकालने का, यस्टरडे व्हेन वी डिस्कस अबाउट मेथड टू फाइंड लिक्विड लिमिट, तो कल जब हमने टेस्ट किया था लिक्विड लिमिट को निकालने का, वहां से एक जने ने डाउट भी पूछा था कि एक बात तो क्लियर हो गई थी कि लिक्विड लिमिट निकालने के लिए टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि जो हमारा टेस्ट था वो बेस्ड था आइटरेशन के ऊपर. आपको नोट कर रहे थे नंबर ऑफ लोस रिक्वायर्ड टू मूव द सॉइल बाय डिस्टेंस ऑफ ½ इंच एंड द करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट. तो आपको वो टेस्ट अलग अलग वाटर कंटेंट पे रिपीट करना था और नंबर ऑफ लोस निकालने थे. फिर कर्व प्लॉट करनी थी. कर्व से इंटरपोलेशन के बाद हमें लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करनी थी. आफ्टर द इंटरपोलेशन द लिक्विड लिमिट वाज टू बी कैलकुलेटेड. तो उस वाले टेस्ट से ये जानकारी तो मिल गई कि टाइम बहुत लगा है उसके अंदर. ह्यूज टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस टेस्ट. एंड ऑब्वियसली बात है, हम हर चीज़ को जल्दी करना चाहते हैं. हम हर चीज़ ऐसी करना चाहते हैं जो बहुत ही आसान हो. हम हर चीज़ ऐसी करना चाहते हैं जिसमें कॉस्ट क्या लगे, कम लगे. ये हमारा एम होता है. मतलब हम सोचते हैं कि हर काम आसानी से हो जाए, हर काम जल्दी हो जाए, हर काम में कॉस्ट कम लगे. सेम चीज़ यहाँ पर है. तो टेस्ट है हमारे पास लिक्विड लिमिट को निकालने का, पर क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे हमने इस टेस्ट को मॉडिफाई किया और हमने और भी टेस्ट डेवलप कर लिए जिसमें टाइम कंपैरेटिवली कम लगता है. अब टाइम कम कैसे लगता है? हम एक ही रीडिंग से अपनी लिक्विड लिमिट निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे हमें मल्टीपल रीडिंग्स लेनी पड़ रही थी. तो कल जो आपको टेस्ट बताया था उसमें हमने मल्टीपल रीडिंग्स ली थी और फिर इंटरपोलेशन करके लिक्विड लिमिट निकली थी. पर टाइम के साथ धीरे धीरे हमने अपने इस टेस्ट को इवॉल्व किया और एक ही रीडिंग की मदद से अब लिक्विड लिमिट को निकाला जा सकता है. पर एक रीडिंग की मदद से निकाल रहे हो तो एरर बढ़ जाएगा. तो टाइम कम हुआ, कॉस्ट कम हुई, पर साथ में एरर बढ़ गया. तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हो प्रैक्टिकली. तो हम लिक्विड लिमिट को और भी तरीकों से निकाल सकते हैं. अब और क्या तरीके हैं उसकी डिस्कशन हम कर रहे हैं. दैट मेथड वी आर डिस्कसिंग नाउ. So there are other methods also available to find the liquid limit of the soil. अब और भी तरीके हमारे पास लिक्विड लिमिट को निकालने के लिए. और क्या तरीके हैं अब उसको देखते हैं. What are the other methods available? That we'll discuss now. तो एक एक करके उठाते हैं. So next of the point of reference. So next of the point of reference ये मैं नोट में करके लिख रहा हूँ. I am referring this point in the form of a note. So नोट में मेंशन कर रहा हूँ. नोट क्या बोल रहा है? नोट बोल रहा है लिक्विड लिमिट
can also be determined, liquid limit can also be determined by, so liquid limit can also be determined by single point observation, can also be determined by single point observation or one point observation, single point observation method. So single point observation method as follows. So we can say liquid limit is equal to natural water content, number of loads required 25 raised to the power x. Here x varies between 0.068 to 0.121. This was given by Mohan. So this relationship was given by Mohan. Next point of reference इसमें ये है, if n is in range of 20 to 30, तो आप x की वैल्यू 0.1 ले सकते हो. ये आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव मिलेगा इसके ऊपर. यू विल फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑन दिस. Wn क्या है हमारा? Wn है हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू natural water content corresponding to n number of blows required to flow the soil by distance of half inch. चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है. रेफर द एंटायर स्टोरी व्हिच आई मेंशन. तो कल वाले टेस्ट में क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, नंबर ऑफ रीडिंग्स बहुत ज़्यादा निकल के आ रही थी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने सिंगल पॉइंट टेस्ट भी डेवलप कर लिया. दिस टेस्ट वाज डेवलप बाय मोहन. टेस्ट वही है पर टेस्ट में लिक्विड लिमिट निकालने का तरीका अलग है. ये टेस्ट में आपको बस एक ही रीडिंग चाहिए. क्योंकि इस टेस्ट में मुझे एक ही रीडिंग चाहिए, इसका नाम क्या रखा? इसका नाम रखा सिंगल पॉइंट ऑब्जर्वेशन मेथड. क्योंकि इस टेस्ट में मुझे एक ही रीडिंग चाहिए, तो करते क्या इस टेस्ट के अंदर? सेम कल वाली कहानी. सॉइल का सैंपल लिया, इसमें पानी मिलाया, पानी मिलाया, पेस्ट बन गई. उस पेस्ट को हमने सॉइल कप में रखा, सॉइल कप में हमने ग्रूव बनाया. फिर हमने क्या किया? हैंडल को रोटेट किया. रेट ऑफ रोटेशन इज गिवन टू यू. कल आपको रेट ऑफ रोटेशन बताई थी कि किस रेट से आपको हैंडल को रोटेट करना है. फिर नोट क्या करना है? आपको सिंपली नोट करना है कितने नंबर ऑफ ब्लोज लगे सॉइल को एग्जैक्टली हाफ इंच डिस्टेंस मूव करने में. और सॉइल हाफ इंच कब मूव करती है? सॉइल हाफ इंच तब मूव करती है जब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाए. तो जो ग्रूव कट हुआ, अगर वो ग्रूव फिल हो जाता है सॉइल से ही, इसका मतलब वो आधे इंच की दूरी चल गई. तो हमने नोट क्या किया? सिर्फ नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड टू मूव द डिस्टेंस बाय अ वैल्यू ऑफ हाफ इंच. अब जब सॉइल का ग्रूव फिल हो गया, हमने सॉइल का सैंपल उठाया और उसको टेस्ट कर लिया वाटर कंटेंट के लिए. इसका मतलब मेरे पास रीडिंग क्या है? सिर्फ नंबर ऑफ ब्लोज की, और दूसरी रीडिंग है मेरे पास वाटर कंटेंट की. तो एक ही रीडिंग के बिहाफ पे हम लिक्विड लिमिट निकाल सकते हैं. कैसे? बाय द यूज ऑफ द फॉलोइंग एम्पिरिकल रिलेशनशिप. इट मींस मोहन ने क्या किया? नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म किए. उन नंबर ऑफ टेस्ट में जो ऑब्जर्वेशन निकल के आई, उस ऑब्जर्वेशन को एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में बता दिया, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं एम्पिरिकल रिलेशनशिप. तो हम लिक्विड लिमिट निकाल सकते हैं WL एक ही ऑब्जर्वेशन से. अगर आपने क्या नोट कर लिया? नंबर ऑफ ब्लोस नोट कर लिए और उसके करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट नोट कर लिया. वैल्यूज को पुट करो इस रिलेशनशिप के अंदर, यू विल गेट द लिक्विड लिमिट. यहाँ पे x एक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है 0.068 से लेके 0.121. फिर आपको एक जानकारी भी दे दी जो सवाल में पूछेगा. अगर n की वैल्यू हो, यानी नंबर ऑफ ब्लोस जो आपने टेस्ट किया, अगर रेंज में आते हैं 20 से लेके 30 के बीच में, आप x की वैल्यू कितनी ले सकते हो? यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ x टू बी 0.1. तो ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव आता है इसके अंदर. अ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम इट. अब कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो इसमें से. तो कल वाले टेस्ट में टाइम बहुत लगता है, यहाँ पे टाइम बिल्कुल ही नहीं लगता क्योंकि एक ही रीडिंग लेनी पड़ती है. वी हैव टू टेक ओनली सिंगल रीडिंग. पर कल वाले टेस्ट की एक्यूरेसी ज्यादा थी, आज वाले टेस्ट की एक्यूरेसी कम है. हियर द एक्यूरेसी इज कंपैरेटिवली लेस. क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से. अब any of the point to be referred from this song? क्लियर है. मिसलेनियस पार्ट 2 का टाइम क्या रहेगा? ग्रुप पे मैंने शेयर कर दिया, शाम को 7 से लेके 8 बजे के बीच में, इन बिटवीन 7 to 8. गेट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए, गेट में फर्स्ट रैंक आ जाएगी. अगर गेट के लिए आपने गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खुद कर लिए बिना पीछे आंसर देके, फर्स्ट रैंक आ जाएगी आपकी. सर इस टेस्ट से ट्रू लिक्विड लिमिट नहीं मिलती है.
अभिषेक तिवारी, किसी भी टेस्ट से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। आपने ये सवाल पूछा है, इस सवाल को यही खत्म करते हैं। आने वाले हर एक टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट के लिए किसी भी टेस्ट से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दे दे। हमेशा कोई ना कोई एरर रहता है हमारे टेस्ट के अंदर। बस हम करते क्या है, हम धीरे धीरे टेस्ट को इवॉल्व करते रहते हैं ताकि हमारे टेस्ट का एरर क्या होता रहे, कम होता रहे। तो आप बोल रहे हो क्या इस टेस्ट से ट्रू वैल्यू नहीं आती, इस टेस्ट से भी ट्रू वैल्यू नहीं आती, पीछे वाले से भी ट्रू वैल्यू नहीं आती, पर पीछे वाले की एक्यूरेसी इस वाले की एक्यूरेसी से ज्यादा है। तो बस ये जानकारी दी है मैंने आपको। क्लियर है? नंबर ऑफ लोज डिपेंड्स अपॉन द वाटर कंटेंट, सो वाई नंबर ऑफ लोज डिपेंड्स अपॉन द वाटर कंटेंट, सो वाई वाटर कंटेंट ऑन वाई एक्सिस। क्या लॉजिक है इस चीज का? नंबर ऑफ लोज डिपेंड्स अपॉन वाटर कंटेंट, सो वाई वाटर कंटेंट ऑन वाई एक्सिस। व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? क्या मतलब है इस बात का? मैं अपने रिजल्ट की ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। आई एम रिपोर्टिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिजल्ट। मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखूंगा। तो मेरा जो रिजल्ट था उसकी जानकारी बताई जा रही है ग्राफिकल फॉर्म के अंदर, ताकि उसको समझना आसान पड़ जाए। तो आप जिस चीज के बारे में पूछ रहे हो या जो लॉजिक लगा रहे हो वो तब लगाया जाता है जब हम कोई चीज डिजाइन कर रहे होते हैं। तो तब हम डिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर। सो लिक्विड लिमिट को निकालने का एक और तरीका बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब लिक्विड लिमिट को निकालने का हमारे कोड ने एक और मेथड बता रखा है। हमारे कोड ने लिक्विड लिमिट को निकालने का एक और तरीका बता रखा है। तो मैंने दो तरीके डिस्कस कर लिए। टू ऑफ द मेथड्स आई हैव डिस्कस। एक कैसे टेस्ट था हमारा, एक मोहन की एम्पेरिकल रिलेशनशिप थी। अब हमारा आईएस कोड बोलता है आप लिक्विड लिमिट को कोन पेनिट्रेशन टेस्ट से भी निकाल सकते हो। So our code says you can also calculate the liquid limit of the soil by cone penetration test. अब क्या है cone penetration test, उसको भी देख लेते हैं। So next point of reference, next point क्या बोल रहा है? So next point बोल रहा है alternatively. So next point says alternatively liquid limit. So alternatively liquid limit can also be found. Liquid limit can also be found by IS code method. By IS code method, you can refer IS 2720. आप IS 2720 को रेफर कर सकते हैं, उसमें सारी जानकारी है इसकी। अब क्या है ये हमारा यूजिंग IS code method, that is static cone penetration test. Static cone penetration test हम IS code method से भी निकाल सकते हैं और स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट से भी निकालते हैं, वो भी आगे बताता हूं आपको मैं, दैट आई विल डिस्कस। तो वी कैन आल्सो कैलकुलेट द लिक्विड लिमिट यूजिंग अवर आईएस कोड मेथड। अब हमारा आईएस कोड मेथड क्या बोलता है? अवर आईएस कोड मेथड सेज लिक्विड लिमिट इज इक्वल टू नेचुरल वाटर कंटेंट 1.3213 माइनस 0.23, सो माइनस 0.23 log 10 इंटू एन, log 10 इंटू एन। एन की वैल्यू वेरी करनी चाहिए 15 से लेके 35 के बीच में। चलो अभी मुझे आप लोग बताओगे ये जो मैंने रिलेशनशिप लिखी है, अब मुझे आप लोग बताओगे ये जो मैंने रिलेशनशिप लिखी है इसमें n का मतलब क्या है और wn का मतलब क्या है। व्हाट डू मीन बाय n एंड व्हाट डू मीन बाय wn? मैंने इस चीज को बहुत बार रिपीट कर लिया। अब आपकी समझ के लिए ये जो रिलेशनशिप लिखी है मैंने, इसमें n और wn का मतलब क्या है? व्हाट द मीनिंग ऑफ n एंड wn? The relationship which is being written here, in this relationship, what is the meaning of n and wn? n is number of lows corresponding to what? n number of lows है, बिल्कुल सही बात है। corresponding to what? n number of lows है corresponding to what? हाँ, हाफ इंच की डिस्टेंस तो हमेशा रहेगी। n is number of lows for half inch and water content of wn। बिल्कुल सही बात है सनी रमानी, तो बिल्कुल सही बात बोली है। इसका मतलब हमारा कोड क्या बोलता है? हमारा कोड क्या बोलता है? अगर आपको वन पॉइंट मेथड से या सिंगल ऑब्जर्वेशन मेथड से लिक्विड लिमिट निकालनी है, आप ये वाली एम्पेरिकल रिलेशनशिप यूज करो। सो WN मींस नेचुरल वाटर कंटेंट। सो N हियर मींस नंबर ऑफ लोज रिक्वायर्ड टू मूव द सॉइल बाय अ डिस्टेंस ऑफ हाफ इंच एट अ वाटर कंटेंट ऑफ WN। इसका मतलब हमारा कोड ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप देता है लिक्विड लिमिट को निकालने के लिए।
तो पिछली वाली रिलेशनशिप मोहन की थी, ये वाली रिलेशनशिप हमारे कोड ने बता रखी है, दिस इज द रिलेशनशिप गिवन बाय द कोड। इसका मतलब ये है कि जब सवाल आता है व्हेन द प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड, वो स्पेसिफाई करके देगा। इसका मतलब जब प्रॉब्लम आएगा इट विल बी स्पेसिफाइड कि आपको आईएस कोड मेथड लगाना है या नहीं लगाना। अगर कुछ नहीं मेंशन होगा आप कैसे यूज करोगे? अगर प्रॉब्लम में सिंगल पॉइंट ऑब्जर्वेशन से आपको लिक्विड लिमिट निकालनी है और मेथड मेंशन्ड नहीं है, आप हमेशा ये वाली रिलेशनशिप यूज करोगे, यू विल यूज दिस रिलेशनशिप। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? तो सिंगल पॉइंट ऑब्जर्वेशन से हम मोहन मेथड भी यूज कर सकते हैं, हम आईएस कोड मेथड भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई सा भी यूज किया जा सकता है, वी कैन यूज बोथ। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि लिक्विड लिमिट कैन ऑल्सो बी फाउंड, लिक्विड लिमिट कैन ऑल्सो बी फाउंड यूजिंग स्टैटिक कोन penetration test, तो लिक्विड लिमिट को निकालने के लिए हम स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब टेस्ट की मैं आपको पूरी जानकारी डायग्राम के फॉर्म में बता रहा हूँ, मैं राइट अप नहीं दूंगा टेस्ट का, और अगर आप बोलोगे लिख के देना तो मैं लिख के भी दे दूंगा, पर अभी मैं टेस्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, टेस्ट में करते क्या है। तो लिक्विड लिमिट को हम स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट की मदद से भी निकाल सकते हैं। अब करते क्या है इस टेस्ट के अंदर, व्हाट डू वी डू इन दिस टेस्ट? करते क्या इस टेस्ट में? दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ कोन पेनिट्रोमीटर, सो दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ कोन पेनिट्रोमीटर। इस टेस्ट में हमारा कोन पेनिट्रोमीटर होता है, तो बनाने की कोशिश करता हूँ, क्या पता बन जाए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। सो ये हमारा कोन पेनिट्रोमीटर है, सो दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ कोन पेनिट्रोमीटर। चलिए डायग्राम मोर और लेस तो बनी गया है, सो मोर और लेस डायग्राम इज बीइंग ड्रॉन, यहाँ से आपको जानकारी समझ में आ जाएगी। फ्रॉम हियर यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। ये सिलेंड्रिकल है तो इसका प्लेन दिखा दिया आपको सर्कुलर। ये एंगल थीटा 1 इज इक्वल टू, सो थीटा इज इक्वल टू 31 डिग्री। दिस इज इक्वल टू जो कोन है 31.5 mm, इसका जो मास है वो 80 ग्राम्स है। द मास ऑफ दिस कोन इज 80 ग्राम्स। फिर से स्ट्रेट लाइन लेनी पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन ली, इसको होल्ड करके दिखा दिया। चलो डायग्राम तो बन गया मेरे से, सो डायग्राम इज बीइंग रेफर्ड, सो डायग्राम तो रेफर कर लिया। सो व्हाट डू वी डू इन दिस टेस्ट? अब करते हैं क्या इस टेस्ट के अंदर? ये इसके ऊपर मार्किंग बनी हुई है, मार्किंग इज प्लेस्ड ओवर द कोन, मार्किंग प्लेस कर रखी है कोन के अंदर। चलिए देखिए पूरा टेस्ट क्या है। सर मोहन मेथड कौन सा है? ये रहा मोहन मेथड। ये पीछे तुम शायद लेट ज्वाइन कर रहे हो, तुम्हारे आने से पहले बता दिया था ये कि मोहन मेथड क्या होता है। तो सिंगल पॉइंट ऑब्जर्वेशन से भी हम लिक्विड लिमिट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एम्पेरिकल रिलेशनशिप गिवन बाय मोहन। तो ये रिलेशनशिप मोहन ने दी थी। चलिए पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है हमारा? पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि लिक्विड लिमिट को निकालने का एक और तरीका है। अब क्या है? स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। अब करते क्या है इस टेस्ट के अंदर? इस टेस्ट के अंदर हम सॉइल का सैंपल लेते हैं, वी टेक द सैंपल ऑफ द सॉइल, सेम पीछे वाली कहानी है। उसमें पानी मिलाते हैं, पेस्ट बनती है, उस पेस्ट को हम फिल कर देते हैं एक सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर जिसकी डायमीटर और हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। हमने सॉइल का सैंपल लिया, उसमें पानी को मिलाया, सॉइल की पेस्ट बनी, पेस्ट को फिल कर दिया हमने एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में जिसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट एल्स वी डू? वी टेक द हेल्प ऑफ अ कोन। हम कोन की मदद लेते हैं जिसका मास कितना है? मास ऑफ विच इज 80 ग्राम्स। ये जो कोन का एंगल है ये 31 डिग्रीज होता है, द एंगल ऑफ द कोन इज 31 डिग्रीज। और कोन की जो वर्टेक्स है उसकी साइज है 31.5 mm। द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज ऑफ साइज 31.5 mm। अब करते क्या है इस टेस्ट के अंदर? इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम कोन को हमारे सैंपल के सरफेस तक लाते हैं। तो कोन की टिप को सरफेस के सैंपल तक लाए, तो कोन की टिप को सरफेस के सैंपल तक लाए और हमने कोन को रिलीज कर दिया। हमने कोन की टिप को सैंपल के सरफेस के ऊपर रखा, नॉब को ओपन कर दिया, हमारा कोन क्या कर जाएगा? पेनिट्रेट कर जाएगा सॉइल के अंदर।
तो क्योंकि कोन पेनिट्रेट कर गया सॉइल के अंदर अपने वेट की वजह से, टेस्ट का नाम क्या रखा, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो हर चीज का कंसेप्ट आपको नाम में मिलेगा। इस टेस्ट में हम लिक्विड लिमिट किसे कंसीडर करते हैं, इस टेस्ट में हम लिक्विड लिमिट उस वाटर कंटेंट को कंसीडर करते हैं जिसमें ये कोन पेनिट्रेट कर जाए हमारे सैंपल के अंदर अप टू द डिस्टेंस ऑफ 20 mm। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस टेस्ट में हम लिक्विड लिमिट कंसीडर करते हैं उस वाटर कंटेंट को जिसमें हमारा कोन पेनिट्रेट कर जाए सैंपल के अंदर अप टू द डिस्टेंस ऑफ 20 mm। अब मुझे ये बताओ, क्या पहली बार में ही आपको डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन 20 mm मिल जाएगी? पहली बार जब आपने वाटर कंटेंट मिलाया, जब पानी मिलाया सॉइल के अंदर और पेस्ट बनाई, क्या पहली बार वाले वाटर कंटेंट पे ही ये हमारा कोन 20 mm पेनिट्रेट कर जाएगा? इसका मतलब इस टेस्ट में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार? कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल सही बात है पीटर फॉरेस्ट। तो इस टेस्ट में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार? इस टेस्ट में भी मुझे बार बार वाटर कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। तो हमारी लेट सपोज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन निकल के आई, बिल्कुल सही बात है, आइट्रेशन करने पड़ेंगे। लेट सपोज पहली बार डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन आई मेरी 10 mm, अगली बार जो मैं सॉइल का सैंपल बनाऊंगा उसमें पानी ज्यादा डालूंगा या कम डालूंगा? पहली बार मेरी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन आई 10 mm, अगली बार जब मैं सॉइल का सैंपल बनाऊंगा उसमें पानी ज्यादा डालूंगा कम डालूंगा? पहली बार जो मैंने पानी मिलाया उसके करस्पॉन्डिंग डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन आई 10 mm, अगली बार जब सैंपल बनाऊंगा पानी ज्यादा डालना पड़ेगा। कब तक करते जाएंगे ये चीज कब तक करते जाएंगे? ये चीज तब तक करते जाएंगे जब तक हमें पेनिट्रेशन कितनी नहीं मिल जाए, जब तक हमें पेनिट्रेशन 20 mm की नहीं मिल जाए। तो ये टेस्ट भी क्या होती है, आइट्रेटिव होती है। दिस टेस्ट इज ऑल्सो आइट्रेटिव इन नेचर। तो जैसे कैसेग्रेंडे वाला टेस्ट हमारा आइट्रेटिव था, 25 mm नहीं है अभिषेक तिवारी, 20 mm है। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? तो इसमें जो मैंने जानकारी दी वो मेंशन करके देता हूँ, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। अंटिल वी हैव अचीव्ड द पेनिट्रेशन ऑफ 20 mm, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पवन, सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो किया क्या हमने इस टेस्ट के अंदर? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है इट कंसिस्ट ऑफ स्टैटिक कोन पेनिट्रोमीटर, it consists of static cone penetrometer. So static cone penetrometer having central cone angle of 31 degree and sliding mass of 80 grams. Next point क्या बोल रहा है? The sample to be tested is filled in cylindrical container of dia and height 5 centimeter each. Next point क्या बोल रहा है? Next point बोल रहा है the cone is released up to the top surface of sample and is allowed to penetrate into the sample. Last point of reference. Last point says liquid limit. वीडियो के ऊपर तो नहीं आ रहा? Liquid limit is taken as water content. Liquid limit is taken as water content. नहीं आ रहा. Liquid limit is taken as water content at which penetration of 20 mm is observed. Penetration of 20 mm is observed. तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी अब किसी के लिए? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड ऑन दिस? अब क्योंकि ये वाला टेस्ट भी आइट्रेशन के ऊपर बेस्ड है, हमने इसके अंदर भी सिंगल पॉइंट ऑब्जर्वेशन डेवलप कर रखी है। अब क्योंकि ये वाला टेस्ट भी आइट्रेशन के ऊपर बेस्ड है, हमने इसमें भी सिंगल पॉइंट ऑब्जर्वेशन डेवलप कर रखा है। कैसे? नोट
here also liquid limit. So here also liquid limit can be found by single observation. यहाँ पर भी हम लिक्विड लिमिट निकाल सकते हैं सिंगल ऑब्जर्वेशन से. कैन बी फाउंड बाय सिंगल ऑब्जर्वेशन. कैसे? लिक्विड लिमिट इज इक्वल टू डब्ल्यू एन पीछे लिख दिया था, नंबर ऑफ लोज थे, इसको मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू एक्स 0.77 log 10x, जहां पे x क्या है? x is the penetration of cone into the sample at water content of Wn. Wn नहीं है, Wx है, वाटर कंटेंट ऑफ Wx. अब क्योंकि पीछे वाला टेस्ट भी आइट्रेशन के ऊपर बेस्ड था, इसको सिंप्लीफाई कैसे किया? एक ही ऑब्जर्वेशन से निकालिए लिक्विड लिमिट. कैसे? विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन और फॉलोइंग एम्पेरिकल रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप एक दिन में डेवलप नहीं हुई है. नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म किए गए, टेस्ट के डाटा को एनालाइज किया गया, एनालाइज करने के बाद ये रिलेशनशिप निकल के आई है. तो हमें करना है क्या? बस एक ही रीडिंग लेनी है. क्या रीडिंग लेनी है? जब आपने सॉइल का सैंपल बनाया, पेस्ट बनी, पेस्ट को हमने सिलेंड्रिकल कंटेनर में रखा, पेनिट्रोमीटर को रिलीज किया, पेनिट्रोमीटर कितना पेनिट्रेट कर गया वो रीडिंग ले ली, एक्स निकल के आ गई. फिर सैंपल हमने निकाला सिलेंडर में से और उसको टेस्ट किया वाटर कंटेंट के लिए यूजिंग ओवन ड्राइंग मेथड, तो हमने वाटर कंटेंट में निकाल लिया. तो हमने क्या नोट किया? वाटर कंटेंट नोट किया और उसके करस्पॉन्डिंग पेनिट्रोमीटर कितना पेनिट्रेट कर गया है उसको नोट किया. वैल्यू पुट करो यहाँ पे, डायरेक्टली क्या निकल के आ जाएगी? लिक्विड लिमिट निकल के आ जाएगी. अगेन द लिक्विड लिमिट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस. इसका मतलब लिक्विड लिमिट को निकालने के 4 तरीके बताए मैंने आपको. देयर आर 4 मेथड्स बीइंग डिस्कस्ड टू फाइंड द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल. अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए. So 4 of the methods I have discussed to find the liquid limit. 2 single point observation method है और 2 हमारे actual test है. 2 are our actual test. What is Wx? बेटा बता दो सही. Wx is the water content which is present in the soil over which the test is performed. इसको मैंने Wx बोल दिया. n क्यों नहीं लिखा? क्योंकि n मैंने यूज किया था नंबर ऑफ ब्लोस के लिए, तो x मैंने यूज कर लिया पेनिट्रेशन के लिए. तो Wx का मतलब है वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल एट विच द पेनिट्रेशन ऑफ x इज ऑब्जर्व्ड इन दिस टेस्ट. ये वाटर कंटेंट है सॉइल का जिसमें हमें पेनिट्रेशन कितनी मिली? x mm की मिली इस टेस्ट के अंदर. इसको मैंने Wx बोल दिया. दिस इज टर्म्ड एज Wx. क्लियर है टिंग टोंग? क्लियर है पूरी स्टोरी? Which formula is most accurate for water content? Again, the point of reference is which is most accurate. The point of reference is which is to be used by us. हमें वही method use करना है जो IS code में mentioned है. We have to use this method which is being specified in the IS code. चलिए, तो liquid limit की पूरी कहानी आ गई निकल के. Each and every aspect of liquid limit I have discussed in full detail. जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए लिक्विड लिमिट के. लिक्विड लिमिट क्या होती है, कैसे मेजर करते हैं, लिक्विड लिमिट का सिग्निफिकेंस क्या है, अलग अलग सॉइल की लिक्विड लिमिट भी आपको बता रखी है. आई हैव डिस्कस्ड द लिक्विड लिमिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आल्सो. सो फॉर डिफरेंट सॉइल्स लिक्विड लिमिट इज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड. तो यहां तक की तो एनालिसिस हो गई. अब आगे बढ़ते हैं. विल कैरी फॉरवर्ड द नेक्स्ट ऑफ द कंसिस्टेंसी लिमिट. जो अगली कंसिस्टेंसी लिमिट है हमारी इज प्लास्टिक लिमिट. The next of the consistency limit is plastic limit denoted by symbol WP. अब कल इसको बताया भी था WP क्या होती है. ये वो वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल पास करेगा प्लास्टिक से. ये वो वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल पास करेगा प्लास्टिक से सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में या सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में. बाकी टेक्निकली क्या होता है इसको भी डिफाइन कर देता हूँ. टेक्निकली इट कैन बी डिफाइंड. सो वी कैन से इट इज डिफाइंड एज minimum water content. It is defined as minimum water content at which soil is in plastic stage of consistency. Soil is in plastic stage of consistency. Soil is in plastic stage of consistency or behaves like plastic. Behaves like
प्लास्टिक, ये प्लास्टिक की तरह बिहेव करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है at plastic limit soil passes from plastic stage of consistency to semi solid stage of consistency, plastic stage of consistency to semi solid stage of consistency, semi solid state of consistency, and vice versa, and vice versa, and vice versa। चलिए, तो क्या कहानी है ये प्लास्टिक लिमिट की? व्हाट द स्टोरी ऑफ प्लास्टिक लिमिट? इसको मैं दोबारा आपको कर्व बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि कर्व 2-3 दिन पहले बनाया था। सो अगेन आई एम शोइंग दी कंसिस्टेंसी कर्व। मैंने दोबारा आपको कंसिस्टेंसी कर्व बना के दिखा दिया। वाई एक्सिस पे हमारा वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पे हमारा वाटर कंटेंट, ऑन एक्स एक्सिस भी है वाटर कंटेंट, एक्स एक्सिस पे वाटर कंटेंट है हमारी। दिस इज लिक्विड लिमिट, दिस इज प्लास्टिक लिमिट, दिस इज श्रिंकेज लिमिट। तो मेरे को प्लास्टिक स्टेज दिखानी है, मैं इसको मैग्नीफाई कर देता हूँ। आई एम मैग्नीफाइंग दिस। तो ये हमारी प्लास्टिक लिमिट है। तो पॉइंट ऑफ स्टडी क्या है हमारा? पॉइंट ऑफ स्टडी है प्लास्टिक लिमिट। दिस इज सॉइल बिहेविंग लाइक सॉलिड, ये सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी है, ये प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी है, और यहाँ पर लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी थी। तो प्लास्टिक लिमिट क्या होता है? प्लास्टिक लिमिट वो मिनिमम वाटर कंटेंट है, प्लास्टिक लिमिट वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल किसमें एंटर कर जाएगी, जिसमें सॉइल किसमें एंटर कर जाएगी? प्लास्टिक लिमिट वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल किसमें एंटर कर जाएगी, जिसमें सॉइल एंटर कर जाएगी प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में, या बिहेव करने लग जाएगी किसकी तरह? प्लास्टिक मटेरियल की तरह। तो हम बोल सकते हैं कि वो मिनिमम वाटर कंटेंट होती है प्लास्टिक लिमिट, जिसमें सॉइल एंटर कर जाती है प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में, या बिहेव करने लग जाती है प्लास्टिक मटेरियल की तरह। अब प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, इसको मैं भी आगे समझा दूंगा। आई डिस्कस दिस पॉइंट इन डिटेल कि ये क्या होती है प्लास्टिसिटी, क्यों हम बोलते हैं सॉइल प्लास्टिक हो गई है, किस प्रॉपर्टी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। आई डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स। इसको डिफाइन करने का दूसरा तरीका, हम बोल सकते हैं प्लास्टिक लिमिट वो वाटर कंटेंट है, प्लास्टिक लिमिट वो वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल पास करती है प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में, अगर आपने वाटर कंटेंट को घटाया। और आप ये भी बोल सकते हो कि प्लास्टिक लिमिट वो वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल पास करती है सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में, अगर आपने वाटर कंटेंट को बढ़ाया। तो वो डिपेंड करता है कि हम वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। तो इन दो तरीकों से मैंने आपको प्लास्टिक लिमिट डिफाइन करके दी है। बाय दीज टू मेथड्स आई हैव डिफाइंड दी प्लास्टिक लिमिट। अभी तक की कहानी में कोई सा पॉइंट रिपीट करना? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ? बस एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है, एक डाउट आ सकता है, ये क्या होती है प्लास्टिसिटी, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी, दैट आई विल डिस्कस जस्ट नाउ। इस पॉइंट को छोड़ के कि प्लास्टिसिटी क्या होती है, कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं ये प्लास्टिसिटी होती क्या है। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट इज प्लास्टिसिटी। तो मैं नोट में मेंशन करके दे रहा हूं आपको, इन नोट आई एम मेंशनिंग दिस कि व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज प्लास्टिसिटी। तो हम बोल सकते हैं प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी, plasticity is the property of soil, plasticity is the property of the soil which allows, plasticity is the property of the soil which allows it to deform, which allows it to deform rapidly, without elastic rebound, without volume change, or without rupture, and without rupture। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है this plasticity of fine grained soil, this plasticity of fine grained soil is due to this plasticity of the fine grained soil is due to the presence of charge over the surface of
particles over the surface of particles of soil and bipolar nature of water and bipolar nature of water and bipolar nature of water and bipolar nature of water। इसके बाद मैंने एक दूसरा पॉइंट लिखा, इसके बाद एक और पॉइंट मेंशन किया, बाइपोलर नेचर ऑफ द वाटर। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है hence soil does not become plastic when a non-polarizing liquid like kerosene or naphthalene is added in it, चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है। रेफर द एंटायर स्टोरी, रेफर ऑल द पॉइंट्स विच आई हैव मेंशन्ड हियर। तो पीछे तो मैंने बोला प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, कि जिसमें सॉइल एंटर कर जाए प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में, या सॉइल बिहेव करने लग जाए प्लास्टिक मटेरियल की तरह। अब ये प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट अंडरगोस रैपिड डिफॉर्मेशन। प्लास्टिसिटी सॉइल की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे सॉइल रैपिडली डिफॉर्म हो जाती है, पर उसमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता, उसमें कोई रप्चर नहीं होता, उसमें कोई इलास्टिक रिबाउंड नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है सॉइल की जिसकी वजह से वो डिफॉर्म तो हो जाएगी रैपिडली, पर उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई रप्चर भी नहीं मिलेगा आपको, और उसमें कोई इलास्टिक डिफॉर्मेशन या इलास्टिक रिबाउंड भी नहीं निकल के आएगी। देयर विल बी नो इलास्टिक रिबाउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल ऑफ द मटेरियल। हमारा मटेरियल क्या है अभी? हमारा मटेरियल सॉइल है। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू टेक एन एग्जांपल। इनफैक्ट आप इस टेस्ट को परफॉर्म भी कर सकते हो। बाहर किसी भी गार्डन में जाना, वहां से सॉइल का सैंपल उठाना, आपको गार्डन में मोर और लेस क्ले मिलेगी, या क्ले होती है, सिल्ट होती है। तो जब आप सॉइल उठाओगे गार्डन में से, उसको अपने हाथ के ऊपर रखना और प्रेस करना। जब आप उसको अपने हाथ के ऊपर रखोगे और प्रेस करोगे, वो सॉइल डिफॉर्म हो जाएगी, इट विल डिफॉर्म। जब वो सॉइल डिफॉर्म हुई, वो उसका प्लास्टिक कैरेक्टर है। अब क्या है प्लास्टिक कैरेक्टर? सॉइल डिफॉर्म तो हो गई, जब आप उसके ऊपर से लोड हटाओगे, जब आपने उसको प्रेस किया था सॉइल को, जब आप उसके ऊपर से लोड हटाओगे, सॉइल दोबारा अपनी ओरिजिनल ज्योमेट्री को रीगेन नहीं करेगी, यानी कोई रिबाउंड नहीं होगा, कोई इलास्टिक रिबाउंड नहीं निकल के आएगा उस सॉइल के अंदर। आपको उस सॉइल के ऊपर कोई रप्चर क्रैक्स नहीं दिखेंगे, यू विल नॉट फाइंड द क्रैक्स ओवर द सरफेस ऑफ द सॉइल। आपको उसके अंदर कोई वॉल्यूम चेंज नहीं दिखेगा। कहने का मतलब है जितना वॉल्यूम ओरिजिनल था, बाद में उसको जब आपने प्रेस किया, फाइनल वॉल्यूम भी वही निकल के आएगा। हाँ, उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी, डायमेंशंस विल गेट चेंज्ड। सॉइल की इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज टर्म्ड एज प्लास्टिसिटी। तो वो प्रॉपर्टी सॉइल की जिससे वो डिफॉर्म तो हो जाए, पर उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आए, उसमें कोई इलास्टिक रिबाउंड नहीं हो और उसमें कोई रप्चर नहीं हो। पर अगर क्ले की जगह आप सैंड उठाओ, और उसके ऊपर आप क्या करो, सेम फोर्स अप्लाई करो, आप उसको प्रेस करो सैंड को। जब सैंड को प्रेस करोगे, वो भी डिफॉर्म हो जाएगी और उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स ओवर द सरफेस एंड दैट इज नॉट टर्म्ड एज प्लास्टिसिटी। उसको प्लास्टिसिटी नहीं बोला जाता। क्लियर है यहाँ तक की कहानी कि प्लास्टिसिटी क्या होती है? अब अगला पॉइंट क्या लिखा है, ये जो प्लास्टिसिटी है होती किसकी वजह से है? नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, ये जो प्लास्टिसिटी है सॉइल की, ये होती किसकी वजह से? ये दो रीजन की वजह से होती है। द प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज। The plasticity of the soil is because of the presence of the charge over the surface of the soil particle and bipolar nature of the water. इस बात को समझाने के लिए let us suppose ये हमारे soil के पार्टिकल है। तो make you explain this point, ये हमारा soil का पार्टिकल है, और ये कहानी मैंने आपको environment में बताई थी। This story I have discussed in the case of environment also, कि in most of the cases जो charge present होता है suspended solid के ऊपर, वो negative होता है। So in most of the cases, the charge which is present over the suspended solid is negative. हाँ, पॉजिटिव भी हो सकता है किसी स्पेशल केस में। तो ये हमारे सॉइल के पार्टिकल है which is having negative charge present over it. तो डोमिनेंस होती है नेगेटिव चार्ज की। तो ये सॉइल के पार्टिकल है जिसके सरफेस के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, सरफेस कैरी सरफेस चार्जेस। और इसमें हमने पानी मिलाया, और पानी है बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब जब हम लिखते हैं H2O, H2O का मतलब है हाइड्रोनियम आयन भी है और हाइड्रोक्साइड आयन भी है। तो इसका मतलब दोनों है, इसके अंदर कैटायन भी है और एनायन भी है। तो क्योंकि पानी का जो कैरेक्टर है बाइपोलर है, जैसे ही सॉइल के अंदर हम पानी मिलाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चार्ज ओवर द सरफेस इज नेगेटिव, हाइड्रोनियम आयन क्या करता है, आके अपने आप को अटैच कर लेता है पार्टिकल के सरफेस के ऊपर।
तो हाइड्रोनियम आयन आके अटैच कर लेता है अपने आप को पार्टिकल के सरफेस के ऊपर। ये मैंने आपको डबल लेयर थ्योरी बताई थी कोगुलेशन के अंदर, आई डिस्कस दिस डबल लेयर थ्योरी इन कोगुलेशन। तो जैसे ही मैंने पानी मिलाया सॉइल के अंदर, क्योंकि पानी का बाइपोलर कैरेक्टर है, पानी के जो हाइड्रोनियम आयन है वो सॉइल के पार्टिकल के ऊपर आके अटैच हो गए। तो हाइड्रोनियम आयन गेट्स अटैच्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सॉइल पार्टिकल, यानी ये चार्ज को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू बैलेंस द चार्ज विच इज प्रेजेंट ओवर द सॉइल पार्टिकल। तो ये मैंने अरेंजमेंट दिखा दी आपको। अब जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं पार्टिकल से, हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है, हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। सो हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो ये कहानी होती है हमारे सॉइल के अंदर। तो सॉइल के सरफेस के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, जनरली नेगेटिव चार्ज होता है। आपने इसमें पानी मिलाया, पानी का है बाइपोलर कैरेक्टर। अब होता क्या है, होता ये है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, यानी जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ता जाता है, एज दी वाटर कंटेंट इंक्रीजेस, पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो दूर होते जाते हैं सॉइल के पार्टिकल से। अगर पानी का मॉलिक्यूल सॉइल के पार्टिकल से दूर होता जा रहा है, तो पानी के मॉलिक्यूल और सॉइल के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती जाती है। पानी के मॉलिक्यूल और सॉइल के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट बढ़ाओगे, एज यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट, वो पानी जिसके ऊपर सॉइल के पार्टिकल्स का इफेक्ट नहीं है ये बढ़ते चले जाएंगे। अब होता क्या है, होता ये है वो पानी के मॉलिक्यूल जिनके ऊपर सॉइल के पार्टिकल का इफेक्ट नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाते हैं। दे स्लिप पास ओवर ईच अदर, यानी बॉल बेयरिंग एक्शन होता है इनके बीच में। तो दो पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर गए। तो जब आपने लोड लगाया था इस सॉइल के ऊपर, जब आपने लोड लगाया था इस सॉइल के ऊपर, व्हेन द लोड वाज अप्लाइड ओवर द सॉइल सैंपल, हुआ क्या था, हुआ ये था कि दो पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर गए थे, जिससे सॉइल क्या कर गई थी, डिफॉर्म कर गई थी। बिकॉज ऑफ विच डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉइल हैज टेकन प्लेस। अब सॉइल की डिफॉर्मेशन तो हो गई, पर सॉइल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि वाटर कंटेंट उतना का उतना ही है। वाटर कंटेंट में कोई चेंज नहीं आया सॉइल के अंदर, हेंस देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। अब एक बार जब ये पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाते हैं बॉल बेयरिंग एक्शन से, इनकी टेंडेंसी नहीं होती अपनी ओरिजिनल ज्योमेट्री को रीगेन करने की। दे डोंट हैव एनी टेंडेंसी टू रीगेन देयर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए क्या नहीं होता, इलास्टिक रिबाउंड नहीं होता। Hence, no elastic rebound takes place when the soil possesses plasticity. तो यहां से एक जानकारी और निकल के आई, जितना कम वाटर कंटेंट होगा उतनी ही कम प्लास्टिसिटी होगी, और जितना ज्यादा वाटर कंटेंट होगा उतनी ही ज्यादा प्लास्टिसिटी होगी। क्योंकि जितना ज्यादा वाटर कंटेंट उतनी ही ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल जिनके अंदर बॉल बेयरिंग एक्शन आ सकता है, इन विच बॉल बेयरिंग एक्शन कैन बी डेवलप्ड। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लास्टिसिटी होती है इस वजह से होती है क्योंकि पानी के पास बाइपोलर कैरेक्टर है और हमारे सॉइल के पार्टिकल के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। फिर मैंने आपको एक जानकारी और दी कि अगर आप सॉइल के अंदर पानी की जगह कोई नॉन पोलराइजिंग लिक्विड डाल दो, जैसे एग्जांपल केरोसिन, नैफ्थलीन, आपको सॉइल ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगी। सॉइल विल नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू ग्रेफ फ्रॉम दिस स्लाइड? सो व्हाट इज प्लास्टिसिटी? That is being discussed here in detail. उसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। Now we'll come back. अब हम वापस आते हैं हमारे बेसिक पॉइंट ऑफ डिस्कशन के ऊपर। हमारा बेसिक पॉइंट ऑफ डिस्कशन था प्लास्टिक लिमिट। तो हमारा बेसिक पॉइंट ऑफ डिस्कशन था प्लास्टिक लिमिट। तो ये प्लास्टिसिटी बता दिया आपको। प्लास्टिसिटी वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट पेज पे गए, नया पेज खोला। चलो अब अलग अलग सॉइल के सैंपल की प्लास्टिक लिमिट कितनी होती है उसको डिस्कस करते हैं। रीजन नहीं समझ में आया, लेक्चर दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टाइप ऑफ सॉइल। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टाइप ऑफ सॉइल एंड उसकी प्लास्टिक लिमिट। सो ग्रेवल, सैंड, देन वी हैव क्ले। क्ले में क्ले से पहले सिल्ट है। सो ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, देन वी हैव क्ले। क्ले में है हमारे पास एलुवियल सॉइल, क्ले में हमारे पास ब्लैक सॉइल, क्ले में हमारे पास ब्लैक सॉइल, सो ब्लैक कॉटन सॉइल। ग्रेवल नॉन प्लास्टिक, तो कोई प्लास्टिसिटी नहीं होती इसके पास। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बहुत छोटा है, सरफेस एरिया बहुत छोटा है, चार्ज प्रेजेंट ही नहीं होता है, नेग्लिजिबल चार्ज प्रेजेंट होता है इसके ऊपर। सिल्ट
20 to 25, this is 25 to 50, 25 to 50 alluvial soil, so 25 to 50 alluvial soil, then 200 to 250, 200 to 250. So for different types of soil, plastic limit is being mentioned. अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो, जैसे जैसे प्लास्टिक लिमिट बढ़ती जा रही है, इसका मतलब वाटर कंटेंट बढ़ता जा रहा है। तो जितना ज्यादा वाटर कंटेंट है उतनी ही ज्यादा क्या मिलेगी आपको, प्लास्टिसिटी मिलेगी। सो मोर इज द वाटर कंटेंट, मोर इज द प्लास्टिसिटी। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, पार्टिकल की साइज छोटी होती जा रही है, उसके ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा, तो प्लास्टिसिटी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ग्रेवल और सैंड हमारे नॉन प्लास्टिक सॉइल है, इसका मतलब ना इनकी प्लास्टिक लिमिट मिलती है हमें, ना इनकी लिक्विड लिमिट मिलती है, तो इनको मेंशन क्या कर देते हैं, दीज आर नॉन प्लास्टिक सॉइल्स। ये हमारे नॉन प्लास्टिक सॉइल्स है। क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस लिमिट में से? कल आपको मैंने लिमिट बताई थी लिक्विड लिमिट की। yesterday the limit of liquid limit was given to you, today the limit of plastic limit is given to you। आज लिमिट आपको प्लास्टिक लिमिट की दी हुई है। सो दिस इज द प्लास्टिक लिमिट कमिंग आउट। तो ये आपको जानकारी बता दी प्लास्टिक लिमिट की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा कि हम प्लास्टिक लिमिट को निकालते कैसे हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल। तो लिक्विड लिमिट को निकालने के लिए हमने उसको डिफाइन भी उसी तरीके से किया था। सेम कहानी यहाँ पर है, प्लास्टिक लिमिट को निकालने के लिए हम उसको डिफाइन भी वैसे ही करते हैं। प्लास्टिक सॉइल इज मोर कंप्रेसिबल, कोई जरूरी नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी प्लास्टिसिटी नहीं बताती है, कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड लिमिट के ऊपर डिपेंडेंट थी, प्लास्टिक लिमिट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो कंप्रेसिबिलिटी मींस वॉल्यूम चेंज, इट वाज गवर्न्ड बाय द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल, नॉट द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल। प्लास्टिक लिमिट गवर्न करती है उसकी प्लास्टिसिटी, नॉट वॉल्यूम चेंज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हम प्लास्टिक लिमिट को निकाले कैसे, हाउ टू फाइंड द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, plastic limit is defined as minimum water content at which soil begins to crumble, crumble का मतलब होता है क्रैक। soil begins to crumble when rolled into a thread of 3 mm diameter, अब ये डेफिनेशन है प्लास्टिक लिमिट की, उसको कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्लास्टिक लिमिट फ्रॉम इट्स कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एनालिसिस करें, ये प्लास्टिक लिमिट निकल के आती है। अब क्या होती है प्लास्टिक लिमिट फ्रॉम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू? ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगी अगर आपने उसको रोल किया एक थ्रेड के अंदर जिसका डायमीटर है 3 mm का। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है, इट्स द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल बिगिन टू क्रम्बल और क्रैक व्हेन रोल्ड इनटू अ थ्रेड ऑफ 3 mm डायमीटर। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, ये कैसे निकाल लेंगे हम, हाउ विल कैलकुलेट दिस। इस बात को समझने के लिए हम टेस्ट को डिस्कस करते हैं। टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट वी रेफर द टेस्ट ओनली। अब क्या करते हैं इस टेस्ट में, हम 15 ग्राम सॉइल का सैंपल लेते हैं जो पास कर जाए 425 माइक्रोन सीव से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम 15 ग्राम सॉइल का सैंपल लेते हैं जो पास कर जाए 425 माइक्रोन सीव से। इसमें हम सफिशिएंट पानी मिला देते हैं, वी हैड सफिशिएंट वाटर इन इट। अब कितना पानी मिलाते हैं वो डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर। तो अगर आप पहली बार ये टेस्ट परफॉर्म करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कितना पानी मिलाना है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी नो द वाटर कंटेंट विच इज नियर बाय टू द प्लास्टिक लिमिट और मोर देन प्लास्टिक लिमिट। तो अगर आप पहली बार टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, आप एक्सेस में पानी मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेस्ट का प्रोसीजर तो वही रहेगा। तो हमने क्या किया, 15 ग्राम सॉइल का सैंपल लिया जो 425 माइक्रोन सीव से पास होता है, इसमें हमने पानी मिला दिया। क्या बनी, पेस्ट बनी। तो पेस्ट बनी, अब इस पेस्ट में से हमने 8 ग्राम सॉइल का सैंपल बाहर लिया। तो ये हमारा क्या था, ये ग्राम
15 ग्राम सॉइल का सैंपल था प्लस पानी थी, तो 15 ग्राम सॉइल प्लस वाटर, तो 15 ग्राम सॉइल और पानी की पेस्ट चाहिए। फिर मैंने क्या किया, इसमें से 8 ग्राम सॉइल का सैंपल बाहर निकाल लिया। तो 8 ग्राम सॉइल का सैंपल बाहर निकाल लिया। अब 8 ग्राम सॉइल के सैंपल को मैंने रखा एक ग्लास प्लेट के ऊपर। तो 8 ग्राम सॉइल के सैंपल को मैंने रखा एक ग्लास प्लेट के ऊपर। ये ग्लास प्लेट है, सो दिस इज द ग्लास प्लेट। तो मैंने 8 ग्राम इस सॉइल के सैंपल को रखा इस ग्लास प्लेट के ऊपर। ये बॉल की शेप में होता है, जब आप पेस्ट बनाते हो वो बॉल की शेप में होती है। इस 8 ग्राम सॉइल का सैंपल जो बॉल की शेप में है, इसको मैंने इस ग्लास प्लेट के ऊपर रख दिया। अब इस ग्लास प्लेट के ऊपर रखने के बाद आपको क्या करना है, इसको रोल करना है इस ग्लास प्लेट के ऊपर। यू टू रोल इट ओवर द ग्लास प्लेट। तो ये लेट अस सपोज हमारा हैंड है, लेट अस सपोज दिस इज अवर हैंड। तो ये हैंड है और आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको रोल कर रहे हो। रोल कर रहे हो मतलब आपके हैंड का जो मूवमेंट है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो आपने बॉल बनाई 8 ग्राम की, इसको ग्लास प्लेट के ऊपर रखा, इसको ग्लास प्लेट के ऊपर रखा और इसको आप रोल कर रहे हो। रोल कर रहे हो, इसका डायमीटर क्या होता जाएगा, जब आप इसको रोल कर रहे हो इसका डायमीटर क्या होता जाएगा। When you are rolling this ball over the glass plate and between your hands, what will happen to the diameter of this? इसका डायमीटर रिड्यूस होता जाएगा। तो इसका डायमीटर रिड्यूस होता जाएगा। ये कौन सी व्यू है हमारे बॉल की या थ्रेड की, तो इसका डायमीटर रिड्यूस होता जा रहा है। ये कौन सी व्यू है हमारे बॉल की या थ्रेड की, इट इज विच व्यू ऑफ द बॉल और थ्रेड, इट इज विच व्यू ऑफ द बॉल और थ्रेड। ये कौन सा व्यू है, कहां से देख रहे हैं इस चीज को, ये क्रॉस सेक्शन है, मतलब कहां से देखा जा रहा है, मतलब साइड से दिख रहा है। ये बॉल धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती जाएगी, ये बॉल धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती जाएगी, ये बॉल धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती जाएगी, ये बॉल धीरे धीरे किस में कन्वर्ट, बिल्कुल सही बात है, साइड व्यू। ये बॉल धीरे धीरे कन्वर्ट होती जाएगी थ्रेड के अंदर। तो ये अभी है बॉल और ये हमारा थ्रेड है, दिस इज अवर थ्रेड। इसका मतलब आपके स्क्रीन के अंदर इसकी डायमेंशन क्या करने लग जाएगी, आपके स्क्रीन के अंदर इसकी डायमेंशन क्या करने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। तो ये बॉल है, ये थ्रेड है, फर्क है दोनों बातों के अंदर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। तो धीरे धीरे हमारे स्क्रीन के अंदर इसकी डायमेंशन क्या करने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। कहने का मतलब है ओरिजिनली जब मैं इस बॉल को देखूंगा ऊपर से इसका प्लान आएगा सर्कल, पर जब आप फाइनली इस थ्रेड को देखोगे ऊपर से आपको ये इस तरह की दिखेगी। तो ये बॉल कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, थ्रेड के अंदर। सो बॉल विल बी कन्वर्टेड इनटू थ्रेड। क्लियर है चीज। आपको इसको रोल करना है कब तक, आपको इसको रोल करना है कब तक, जब तक थ्रेड का डायमीटर अप्रोक्सीमेटली कितना नहीं हो जाए, जब तक थ्रेड का डायमीटर अप्रोक्सीमेटली कितना नहीं हो जाए। हमें इसको रोल करते जाना है ग्लास प्लेट के ऊपर जब तक 3 mm नहीं हो जाए। क्लियर है चीज। अब क्या मुझे ये बताओ कि पहली बार जब मैंने इसमें पानी मिलाया, पहली बार जब मैंने इसमें पानी मिलाया, जो पानी मैंने इसमें मिला रखा है, क्या उसी वाटर कंटेंट पे ये 3 mm के डायमीटर का थ्रेड क्रैक कर जाएगा। तो मैंने पानी मिलाया है हमारे सॉइल के अंदर और ये थ्रेड बनाई 3 mm की। जितना पानी आपने मिलाया क्या उतने ही पानी पे 3 mm की डायमीटर की थ्रेड क्रम्बल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसके चांसेस बहुत कम है, इस चांसेस आर वेरी लेस कि पहली बार में ऐसा हो जाए। क्लियर है चीज। तो हमारा 3 mm के डायमीटर का थ्रेड बन गया पर सॉइल क्रम्बल नहीं हुई, हमारे 3 mm के डायमीटर का थ्रेड बन गया पर सॉइल क्रम्बल नहीं हुई। अब क्या करना है फिर से, अब क्या करना है फिर से, मैंने उस थ्रेड को उठाया दोबारा रीमोल्ड कर दिया, मैंने उस थ्रेड को उठाया दोबारा रीमोल्ड कर दिया, यानी थ्रेड को दोबारा किसमें कन्वर्ट कर दिया, मैंने उस थ्रेड को उठाया रीमोल्ड कर दिया, दोबारा किसमें कन्वर्ट कर दिया, मोर और लेस एक बॉल में कन्वर्ट कर दिया, यानी बॉल की शेप में थ्रेड को मैंने कन्वर्ट कर दिया। दोबारा ग्लास प्लेट के ऊपर रखा, दोबारा ग्लास प्लेट के ऊपर रखा, दोबारा हमने क्या किया, रोल किया, दोबारा रोल किया इनटू अ थ्रेड ऑफ 3 mm डायमीटर। दोबारा से ये थ्रेड क्रम्बल नहीं हुआ, दोबारा से ये थ्रेड क्रम्बल नहीं हुआ, दोबारा मैंने थ्रेड को उठाया, बॉल में रोल किया, मैंने ग्लास प्लेट के ऊपर रखा, दोबारा थ्रेड बनाई 3 mm के डायमीटर की, अभी भी ये क्रैक नहीं हुई। अब मुझे ये बताओ जैसे जैसे आप बॉल को रोल करते जा रहे हो थ्रेड के अंदर, वाटर कंटेंट क्या होता जा रहा है इसके अंदर, जैसे जैसे वाटर कहां से ऐड कर देंगे भाई, बात सुन लो पहले मैं जो कह रहा हूं। जैसे जैसे मैं हर बार बॉल को कन्वर्ट कर रहा हूं थ्रेड में, दोबारा रीमोल्ड कर रहा हूं, दोबारा कन्वर्ट कर रहा हूं थ्रेड में, वाटर कंटेंट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी,
बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। तो वाटर कंटेंट कम होता जाएगा क्योंकि जब आप बॉल को रोल कर रहे हो ग्लास प्लेट के ऊपर, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट की वजह से पानी वेपराइज कर रहा होता है धीरे धीरे। क्लियर है चीज? अब ये चीज मैं कब तक करता जाऊंगा कि बॉल से थ्रेड बनाई, थ्रेड से बॉल बनाई, बॉल से थ्रेड बनाई, थ्रेड से बॉल बनाई, ये कहानी कब तक चलेगी? ये कहानी तब तक चलेगी जब तक 3 mm के डायमीटर की थ्रेड क्रम्बल नहीं कर जाए। मैं ये चीज बार बार करता रहूंगा तब तक जब तक 3 mm के डायमीटर की थ्रेड क्रम्बल नहीं कर जाए। जब 3 mm के डायमीटर की थ्रेड क्रम्बल कर गई, अब आप उस थ्रेड को उठाओ और चेक करो उसके वाटर कंटेंट के लिए। अब आप उस थ्रेड को उठाओ और चेक करो उसके वाटर कंटेंट के लिए यूजिंग ओवन ड्राइंग मेथड। जो भी वाटर कंटेंट निकल के आएगा क्या कहलाएगा? जो भी वाटर कंटेंट निकल के आएगा क्या कहलाएगा? जो भी वाटर कंटेंट निकल के आएगा क्या कहलाएगा? whatever water content will come out will be termed as what? Plastic limit of that soil। इसको हम प्लास्टिक लिमिट बोल देंगे सॉइल का। क्लियर है कहानी? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड ऑन दिस फॉर एनीवन? ऐसे 3 सैंपल के ऊपर हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तीनों सैंपल की जो एवरेज वैल्यू आती है उसको प्लास्टिक लिमिट बोला जाता है। ऐसे 3 सैंपल के हैं जो सॉइल, उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, तीनों का जो एवरेज होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं सॉइल की। इट इज टेक्निकली टर्म्ड एज प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल। अब कोई सा ही पॉइंट रीड करना हो इस पूरी कहानी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी। तो प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, अलग अलग सॉइल की प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, उसकी वैल्यूज बता दी, और हम प्लास्टिक लिमिट निकालते कैसे हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल, ये सारी जानकारी निकाल के बता दी आपको। दिस एंटायर इंफॉर्मेशन वी हैव एनालाइज्ड। क्लियर है पूरी कहानी? ये क्या हुआ? एक मिनट होल्ड करना, लाइट चली गई है यहाँ से। So how to find the plastic limit of the soil, that is being discussed। 5-6 मिनट वेट करो, लाइट चली गई है, वो पेन टैप बंद हो गया, तो 3-4 मिनट में आ जाएगी, फिर वापस कंटिन्यू करते हैं, देन विल कंटिन्यू। सर प्लीज शेयर द नोट्स ऑन अकेडला। नहीं शेयर करूंगा नोट्स पे, आई विल नॉट शेयर द नोट्स ऑन अकेडला। अपने आप बना लो नोट्स, क्लास चल रही है, नोट्स यहीं पे बना लो। सर ऑफलाइन जब पढ़ाते थे तब कोई आपको बिल्डिंग के बाद आप ओसीएफ स्टार्ट करेंगे? हाँ कल बताया तो था आपको, आज बिल्डिंग मटेरियल खत्म हो जाएगा, उसके बाद ओसीएफ स्टार्ट कर देंगे, विल स्टार्ट दी ओसीएफ। रिव्यू ऑफ ईएससी मेंस, बेटा क्लास लगाया करो, आज ही तो है रिव्यू इसका, आज आपके ईएससी मेंस के पूरे पेपर का रिव्यू है। टुडे ओनली विल डिस्कस दी ईएससी मेंस रिव्यू। लिंक में शेयर कर दूंगा अभी आपको, आई शेयर द लिंक। अभी क्लास खत्म होगी, ग्रुप पे लिंक शेयर कर दूंगा। आपकी 7 से 8 क्लास है बीएमसी की, आज बीएमसी खत्म हो जाएगा। 8:30 से 9:30 हम रिव्यू करेंगे ईएससी मेंस के पेपर को, सारे सब्जेक्ट्स। फिर कल से आपका ओसीएफ स्टार्ट हो जाएगा, फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट दी ओसीएफ। चलो आ गई, लाइट आ गई। नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा क्लास पे? नोटिफिकेशन अगर आपने अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर रखी है, अपने आप आपके फोन पे आता है, मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आती है, मैं ग्रुप में डाल देता हूं, मेरी फेसबुक आईडी पे अपलोड कर देता हूं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड कर देता हूं। अब 4 तरीकों से नोटिफिकेशन आ जाती है, उसके बाद भी आपसे चूक जाती है तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता।
तो आपके फ़ोन पे मैसेज आता है क्लास का, ग्रुप में मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, फेसबुक आईडी पे लिंक शेयर कर देता हूँ, इंस्टाग्राम पे लिंक शेयर कर देता हूँ। और कैसे नोटिफिकेशन देनी है आपको? और बताओ, आपको मैं फ़ोन करूँ, अपना फ़ोन नंबर दे दो, क्लास से पहले फ़ोन भी कर दूंगा कि क्लास चल रही है मेरी, आ जाओ क्लास लगाने के लिए। अपना फ़ोन नंबर शेयर कर दो, मैं फ़ोन कर दूंगा आपको कि सर मेरी क्लास चल रही है, प्लीज़ आगे लगा लो। ठीक है, ऐसा सही रहेगा? बताओ अगर ऐसा चाहते हो तो 5 तरीके से नोटिफिकेशन आती है। आपके फ़ोन पे मैसेज भी आता है, ग्रुप में लिंक भी आता है, फेसबुक आईडी पे भी लिंक चला जाता है, इंस्टाग्राम पे भी लिंक चला जाता है। तो इतने सारे तरीकों से नोटिफिकेशन आती है। अब इसके बाद भी नोटिफिकेशन चाहिए तो नंबर दे दो, फोन कर दूंगा मैं। चलो लाइट आ गई, अब कंटिन्यू करते हैं। सो विल कंटिन्यू करते हैं। सो हम बात कर रहे थे प्लास्टिक लिमिट की। अच्छा, टेस्ट लिखवाना है? टेस्ट समझ में आ गई कि इसकी कहानी लिखवानी है? प्लास्टिक लिमिट निकालने का टेस्ट क्लियर है कि लिखवानी है? क्लियर है टेस्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, देन विल कैरी फॉरवर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ दी कंसिस्टेंसी लिमिट, नेक्स्ट ऑफ दी कंसिस्टेंसी लिमिट इज तीसरी कंसिस्टेंसी लिमिट। थर्ड कंसिस्टेंसी लिमिट इज श्रिंकेज लिमिट। So next of the consistency limit is shrinkage limit. The most important amongst the all, ये सबसे important limit है और समझने में भी आपको थोड़ा concentrate करना पड़ेगा इसके अंदर। It's the most significant consistency limit among the all, सबसे significant consistency limit है। समझने में भी थोड़ा effort लगाना पड़ता है क्योंकि purely conceptual है। Moreover, अगर consistency limit के ऊपर सवाल बनता है तो उसमें shrinkage limit तो आती है। अगर कंसिस्टेंसी लिमिट के ऊपर सवाल बनता है तो उसमें श्रिंकेज लिमिट तो आती है। श्रिंकेज लिमिट कम्स देयर, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई डिस्कस दी श्रिंकेज लिमिट इन डिटेल। स्क्रीन फुल नहीं आ रही, एक बार यूट्यूब को बंद करो, दोबारा स्टार्ट करो, अपने सिस्टम को बंद करो, दोबारा स्टार्ट करो, आ जाएगी। यू विल गेट दी कंप्लीट स्क्रीन। सबकी स्क्रीन पूरी नहीं आ रही क्या? विंडो थोड़ी सी स्लाइड हो गई है। अच्छा, विंडो थोड़ी सी स्लाइड हो गई है, एक मिनट, विंडो स्लाइड हो गई है तो उसको बड़ा कर देते हैं। अब ठीक है? अब क्लियर है? अब चेक करो एक बार। अब ठीक है, वो पीछे मेरा हाथ लग गया था इसलिए ऐसा हो गया। सो नेक्स्ट ऑफ द कंसिस्टेंसी लिमिट इज, नेक्स्ट ऑफ द कंसिस्टेंसी लिमिट इज श्रिंकेज लिमिट। अब क्या होती है श्रिंकेज लिमिट? अब कॉन्सेंट्रेट करना, अपनी फालतू की बातें बंद कर देना, कॉन्सेंट्रेट ऑन श्रिंकेज लिमिट। सो श्रिंकेज लिमिट क्या होती है? पहला पॉइंट बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम वाटर कंटेंट। It is defined as maximum water content at which, it is defined as maximum water content at which further reduction, at which further reduction in the water content, at which further reduction in the water content of soil, at which further reduction in the water content of the soil, further reduction in the water content of the soil does not lead to reduction in the volume of soil, does not lead to reduction in the volume of soil as below shrinkage limit, as below shrinkage limit, as below shrinkage limit, shrinkage limit replacement of, below shrinkage limit replacement of water by air, replacement of water by air in equal volume,
in equal volume takes place while reducing the water content. अब क्या मतलब है इस पूरी कहानी का बताता हूं. What is the meaning of this? I'll discuss that point. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है it may also be defined as minimum water content. It may also be defined as minimum water content at which soil is completely saturated. ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल पूरी सैचुरेटेड है. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है श्रिंकेज लिमिट. Soil passes from solid to semi-solid stage of consistency. Solid to semi-solid stage of consistency. And vice versa. Solid to semi-solid stage of consistency and vice versa. चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है. रेफर द इंटायर स्टोरी. अब मैंने राइट अप तो लिख दिया है, अब पूरी बात को समझने की कोशिश करते हैं. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटायर प्रोसेस. अब ये क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच एनी फर्दर रिडक्शन इन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल डज नॉट लीड टू द रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. इस बात को समझने के लिए मैं आपको कंसिस्टेंसी कर्व भी दिखा रहा हूँ और सॉइल भी बना के दिखा रहा हूँ. तो दोनों चीजें दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना इस प्रोसेस को. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस वेरी केयरफुली. तो मैं आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी कर्व भी दिखा रहा हूँ. आई एम शोइंग द कंसिस्टेंसी कर्व ऑल्सो. तो ये हमारी कंसिस्टेंसी कर्व है. वाई एक्सिस पे हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल, एक्स एक्सिस पे हमारा वाटर कंटेंट. लेट सपोज ये हमारी थी लिक्विड लिमिट, ये हमारी थी प्लास्टिक लिमिट, ये हमारी थी श्रिंकेज लिमिट. दिस इज अवर श्रिंकेज लिमिट. ये ड्राई वॉल्यूम है सॉइल की. हम क्या कर रहे हैं? हम वाटर कंटेंट को रिड्यूस कर रहे हैं. वी आर रिड्यूसिंग द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल. तो वाटर कंटेंट कम होता जा रहा है. अब पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं. एक बार मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद डाउट पूछ लेना. जब मेरा पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए उसके बाद जो डाउट है पूछ लेना, क्योंकि उसके बाद कोई चीज मेरे ख्याल से बचेगी नहीं. चलिए अब श्रिंकेज लिमिट के ऊपर फोकस है हमारा पूरा. अवर फोकस इज ऑन श्रिंकेज लिमिट. इस बात को समझने से मुझे ये बताओ कि अगर मैं वाटर कंटेंट रिड्यूस कर रहा हूं, लेट अस सपोज W1, मेरा वाटर कंटेंट है W1 हो सकता है लिक्विड रीजन में भी, W1 हो सकता है प्लास्टिक रीजन में भी, और W1 हो सकता है हमारा सेमी सॉलिड रीजन के अंदर भी. तो मैंने 3 केस ले लिए. आई हैव टेकन द 3 केसेस. लेट अस सपोज मेरा ओरिजिनल वाटर कंटेंट है W1. ये लिक्विड स्टेज में भी हो सकती है, ये प्लास्टिक स्टेज में भी हो सकती है, ये सेमी सॉलिड स्टेज में भी हो सकती है. अगर मैं वाटर कंटेंट को W1 से घटा रहा हूं, सॉइल के वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? अगर मैं वाटर कंटेंट को W1 से कम कर रहा हूं, सॉइल के वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? व्हाट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल बी ऑब्जर्व्ड? सॉइल का वॉल्यूम कम होगा, द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज. सॉइल का वॉल्यूम कम होता चला जाएगा. क्लियर है यहाँ तक की कहानी? अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको सॉइल का सैंपल बना के दिखाता हूं. टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट आई एम ड्रॉइंग द सैंपल ऑफ द सॉइल ऑल्सो. तो सॉइल का सैंपल बना के दिखाया जा रहा है आपको. लेट अस सपोज ओरिजिनल स्टेज के अंदर हमारे सॉइल की सिचुएशन ये है. दिस इज अवर सिचुएशन ऑफ द सॉइल. वाटर कंटेंट है W1, ये सॉलिड है, ये हमारा पानी है. दिस इज अवर वाटर. इसमें वाटर कंटेंट है W1, यार वाटर कंटेंट इज W1. जब आप वाटर कंटेंट को घटाते जाओगे, पानी का वॉल्यूम कम होता जाएगा. द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विल डिक्रीज. पानी का वॉल्यूम कम होता जाएगा, पर सॉलिड का वॉल्यूम वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो वाटर कंटेंट कम होता जा रहा है. तो ओरिजिनल वाटर कंटेंट है W1, आपने इसको रिड्यूस किया, वॉल्यूम रिड्यूस हो गई. यहाँ पर वॉल्यूम है V1, यहाँ पे वॉल्यूम है V2. यहाँ पे वाटर कंटेंट है W1, यहाँ पे वाटर कंटेंट है WS. हियर वाटर कंटेंट इज WS. अब ये चीज मैं आपको सॉइल के सैंपल को एग्जैक्टली बना के दिखा रहा हूँ. ओरिजिनली जब हमारे सॉइल का सैंपल का वाटर कंटेंट W1 था, ये कहानी थी. दिस वाज द स्टोरी. ये कहानी थी हमारी ओरिजिनल सिचुएशन में. सॉइल के वॉइड के अंदर पानी भरा हुआ था.
तो ओरिजिनल सिचुएशन में सॉइल के वॉइड के अंदर पानी भरा हुआ था, ये सिचुएशन थी हमारी। यहाँ पे वाटर कंटेंट है W1 और वॉल्यूम है हमारा V1, वॉल्यूम इज V1। फिर हमने क्या किया, हमने वाटर कंटेंट को घटाया। जब मैंने वाटर कंटेंट को घटाया, अब सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो कांटेक्ट में आ गए। सॉइल के पार्टिकल्स कितने, 1 2 3 4 5 6, सॉइल के पार्टिकल कांटेक्ट में आ गए। पर अभी भी सारे वॉइड किससे भरे हुए हैं, अभी भी सारे वॉइड किससे भरे हुए हैं। मैंने सॉइल का वॉल्यूम घटाया, अभी भी सारा वॉइड किससे भरा हुआ है। पहली सिचुएशन में भी सारे वॉइड पानी से भरे हुए हैं, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है। दूसरी सिचुएशन में भी सारे वॉइड पानी से भरे हुए हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, 1 है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 1। तो यहां पर भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1, यहां पर भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1। तो मैंने अगर वाटर कंटेंट को घटाया जब सॉइल सुपर सैचुरेटेड स्टेट में थी, सॉइल का वॉल्यूम कम हुआ। क्यों, क्योंकि पानी का वॉल्यूम क्या हुआ है, कम हुआ है। देयर इज डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। और अब बात करते हैं जब हम श्रिंकेज लिमिट पे आ गए। जब हम श्रिंकेज लिमिट पे आ गए, अगर मैंने इसके बाद वाटर कंटेंट को और घटाया, अगर मैं श्रिंकेज लिमिट पे आया और मैंने अगर वाटर कंटेंट को और घटाया, सॉइल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सॉलिड वही रहता है, सॉलिड वही रहता है। अब मेरा वाटर कंटेंट हो गया W2, अब मेरा वाटर कंटेंट हो गया W2। जब मैंने वाटर कंटेंट को और घटाया श्रिंकेज लिमिट के नीचे, सॉइल का वॉल्यूम तो वही रहा, कोई चेंज नहीं आया। ऐसा क्यों मिला, ऐसा इसलिए मिला क्योंकि श्रिंकेज लिमिट के नीचे अगर आप वाटर कंटेंट को घटाते हो, पानी जो हम रिमूव कर रहे हैं उसको रिप्लेस कौन कर रहा है, उसको एयर रिप्लेस कर रही है। सो बिलो श्रिंकेज लिमिट, इफ आई फर्दर रिड्यूस द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, the water which is being removed is replaced by equal volume of the oil। इसका मतलब है इक्वल वॉल्यूम ऑफ एयर वापस आ गई हमारे सॉइल के सैंपल के अंदर। इसका मतलब ये हुआ सॉइल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं निकल के आया। देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। अब मुझे ये बताओ W2 फिक्स है या वेरिएबल है, W2 फिक्स है या वेरिएबल है, W2 फिक्स है या वेरिएबल है। तो W2 श्रिंकेज लिमिट से कम है जिसमें सॉइल है सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में। तो W2 मैं ये पूछ रहा हूं वेरिएबल वाटर कंटेंट है या फिक्स वाटर कंटेंट है। W2 की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं W2 की, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ W2 आर देयर, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ W2 आर देयर। इस W2 की कितनी वैल्यूज हैं जिसमें सॉइल सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में है, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। There are infinite values of W2 in which the soil will be in solid stage of consistency। अब मुझे ये बताओ W2 की इनफाइनाइट वैल्यू में से वो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, W2 की इनफाइनाइट वैल्यूज में से वो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है जिसके बाद अगर आपने वाटर कंटेंट घटाया तो सॉइल के वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। W2 की इनफाइनाइट वॉल्यू में से, W2 की इनफाइनाइट वैल्यू में से वो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है जिसके नीचे अगर आपने वाटर कंटेंट घटाया तो सॉइल के वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। आउट ऑफ इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ W2, what is the maximum value of W2 below which any decrease in water content will have no change in volume? This is termed as shrinkage limit। ये हमारी श्रिंकेज लिमिट है। तो श्रिंकेज लिमिट W2 की मैक्सिमम वैल्यू है जिसके नीचे अगर आपने वाटर कंटेंट को घटाया सॉइल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। तो पहला तरीका तो ये है श्रिंकेज लिमिट को डिफाइन करने का। तो श्रिंकेज लिमिट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम वाटर कंटेंट बिलो व्हिच एनी डिक्रीज इन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल विल हैव नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल बिकॉज बिलो श्रिंकेज लिमिट वाटर इज रिप्लेस्ड बाय एयर इन इक्वल वॉल्यूम। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना है इस पूरी कहानी में से। इसका मतलब इस सिचुएशन के बाद, ये जो सिचुएशन यहाँ पे दिखा रखी है मैंने आपको, इस सिचुएशन के बाद अगर आप वाटर कंटेंट को घटाओगे क्या होगा। इस सिचुएशन के बाद अगर मैं वाटर कंटेंट को घटाऊंगा, अगर इस सिचुएशन के बाद मैं वाटर कंटेंट को घटाऊंगा तो जो पानी बाहर जा रहा है उसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रही है, उसके करस्पॉन्डिंग एयर भी आएगी वॉइड्स में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या रहेगी, सेम रहेगी। वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल नॉट चेंज। क्लियर है पूरी कहानी। रिपीट करना है इस पर कुछ भी। बिल्कुल सही बात है अभिषेक तिवारी, योर स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए अब ये बताओ, अब मुझे ये बताओ W1 पे वाटर कंटेंट कितना है सॉइल का, W1 पे वाटर कंटेंट। अभिषेक तिवारी तुम जवाब दोगे इसका मुझे अब।
W1 पे वाटर कंटेंट, W1 पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है सॉइल की? W1 पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है सॉइल की? हाँ, V2 इज फॉर फुल्ली सेचुरेटेड स्टेट, बिल्कुल सही बात है। W1 पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है सॉइल की? एट वाटर कंटेंट ऑफ W1 व्हाट इज द डिग्री ऑफ सेचुरेशन? 100%। बिल्कुल सही बात है चेतन, बिल्कुल सही बात है आसिफ, बिल्कुल सही बात है पवन, सबने सही जवाब दिया। अब मुझे बताओ W1 की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? W1 की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ W1 आर पॉसिबल? W1 की कितनी वैल्यूज है हमारे पास? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ W1 आर अवेलेबल विद अस? W1 की कितनी वैल्यूज है हमारे पास? इनफाइनाइट। अब मुझे ये बताओ W1 की वो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है जिसपे सॉइल कंप्लीटली सेचुरेटेड हो? W1 पे सॉइल सेचुरेटेड है, तो मुझे बताओ W1 की वो मिनिमम वैल्यू जिसपे सॉइल कंप्लीटली सेचुरेटेड हो। W1 की मिनिमम वैल्यू जिसपे सॉइल कंप्लीटली सेचुरेटेड हो, क्या है वो? वो है श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट को डिफाइन करने का दूसरा तरीका, ये मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल क्या हो जाती है? ये मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल क्या हो जाती है? सेचुरेट हो जाती है। सो श्रिंकेज लिमिट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज कंप्लीटली सेचुरेटेड, और maximum water content below which any decrease in volume of soil will have no effect over the water content, or you can say any decrease in the water content of the soil will have no effect over the volume of soil. क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? तो दो तरीकों से मैंने आपको श्रिंकेज लिमिट डिफाइन करी है। ये मैक्सिमम वाटर कंटेंट है जिसके नीचे अगर आपने वाटर कंटेंट घटाया सॉइल के वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। ये मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल क्या है? फुली सेचुरेटेड है। एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का, श्रिंकेज लिमिट पे सॉइल कहां से कहां पास कर रही है? श्रिंकेज लिमिट पे सॉइल कहां से कहां पास कर रही है? एट श्रिंकेज लिमिट सॉइल इज पासिंग फ्रॉम विच स्टेज टू विच स्टेज? श्रिंकेज लिमिट पे सॉइल कहां से कहां पास कर रही है? सॉलिड स्टेज से सेमी सॉलिड पे पास कर रही है या सेमी सॉलिड से सॉलिड पे पास कर रही है? डिपेंड करेगा आप वाटर कंटेंट को बढ़ा रहे हो या वाटर कंटेंट को घटा रहे हो। It will depend whether the water content is increasing or decreasing. Above WS soil is in submerged state. No, why it is in submerged state? क्यों submerged state के अंदर है वो? चलिए वाइसा वर्सा हो गया, यहां तक की तो कहानी समझ में आ गई आपको। क्लियर है कहानी? चलो अब मुझे बताओ, अभी तक मैं सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी को कौन से कंसिस्टेंसी लिमिट से रिलेट कर रहा था? अब मुझे ये बताओ, अभी तक मैं सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी को कौन सी कंसिस्टेंसी लिमिट से रिलेट कर रहा था? अभी तक मैं सॉइल को कौन सी कंसिस्टेंसी लिमिट से रिलेट कर रहा था उसकी कंप्रेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? लिक्विड लिमिट से। एग्जांपल लेते हैं, टेक एन एग्जांपल कंसीडर करना अभी है, तो आप इसको पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, आपके जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे इससे। व्हाट एवर डाउट्स यू हैव, ऑल द डाउट्स कैन बी क्लियर फ्रॉम हियर। तो अभी तक मैं इसको रिलेट कर रहा था लिक्विड लिमिट के साथ, तो बिल्कुल सही बात है, ये हमारी श्रिंकेज लिमिट है, ये हमारी लिक्विड लिमिट है, ये हमारी लिक्विड लिमिट है, दिस इज अवर लिक्विड लिमिट। कंपैरिजन के लिए बेस सेम रखते हैं, फॉर कंपैरिजन बेस इज केप्ट सेम। तो ये हमारा वॉल्यूम है, ये हमारा वॉल्यूम है, ये हमारा वाटर कंटेंट है, ये हमारा वॉल्यूम है, ये हमारा वाटर कंटेंट है, ये हमारी श्रिंकेज लिमिट है, दिस इज अवर श्रिंकेज लिमिट। तो मैं कंपैरिजन के लिए बेस सेम रख रहा हूँ, कंपैरिजन के लिए बेस सेम क्या रखा, बाकी सारी लिमिट सेम रखी, रेस्ट ऑफ द लिमिट्स आर केप्ट सेम, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट सेम रखी। चलो देखो दो केस है, दो केस क्या है, पहले केस में लिक्विड लिमिट की वैल्यू ये है, दिस इज द लिक्विड लिमिट 1। दूसरे केस में लिक्विड लिमिट की वैल्यू ये है, दूसरे केस में लिक्विड लिमिट की वैल्यू ये है, लिक्विड लिमिट 2। जरा बताना कौन से सॉइल की लिक्विड लिमिट ज्यादा है? सॉइल नंबर 1 की लिक्विड लिमिट ज्यादा है, सॉइल नंबर 2 की लिक्विड लिमिट ज्यादा है? सॉइल नंबर 1 की लिक्विड लिमिट ज्यादा है, सॉइल नंबर 2 की लिक्विड लिमिट ज्यादा है। तो सॉइल 1, सॉइल 2, हुज लिक्विड लिमिट इज मोर? सॉइल 1 की लिक्विड लिमिट ज्यादा है सॉइल 2 से। क्लियर है चीज? तो सॉइल 1 की लिक्विड लिमिट ज्यादा है सॉइल 2 से। जरा मुझे ये बताओ, कि सॉइल 1 में वॉल्यूम चेंज मैक्सिमम कितना हो सकता है? सॉइल 1 में
वॉल्यूम चेंज मैक्सिमम कितना हो सकता है? सॉइल 1 में मैक्सिमम वॉल्यूम चेंज कितना हो सकता है? In soil 1, maximum volume change is how much? It is equal to V1 minus Vd. So it is equal to V1 minus Vd. So it is equal to V1 minus Vd. Soil 2 में maximum volume change कितनी हो सकती है? Soil 2 में maximum volume change कितनी हो सकती है? Soil 2 में maximum volume change कितनी हो सकती है? It is equal to V2 minus Vd. जरा ये बताओ किसका वॉल्यूम चेंज ज्यादा निकल के आएगा? जरा ये बताओ किसका वॉल्यूम चेंज ज्यादा निकल के आएगा? Whose volume change is more? जरा ये बताओ किसका वॉल्यूम चेंज ज्यादा निकल के आएगा? श्रिंकेज लिमिट सेम है, प्लास्टिक लिमिट सेम है. Whose volume change will come out to be more? ये देखो दूसरा है अभिषेक तिवारी, सेम. भैया सेम कहां से निकल के आएगा? लिक्विड लिमिट अगर ज्यादा है तो V1 की वैल्यू ज्यादा है ना V2 से. अच्छा ये बताओ V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है? V1 is more, V2 is more. V1 ज्यादा है, V2 ज्यादा है? V1 की वैल्यू ज्यादा है या V2 की वैल्यू ज्यादा है? V1 is more than V2. क्योंकि V1 V2 से ज्यादा है, वॉल्यूम चेंज क्या मिलेगा आपको? ज्यादा मिलेगा. तो वॉल्यूम चेंज विल कम आउट टू बी मोर. तो जितनी ज्यादा लिक्विड लिमिट होती है, जितनी ज्यादा लिक्विड लिमिट होती है, हेंस वॉल्यूम चेंज, हेंस यू कैन से वॉल्यूम चेंज. वॉल्यूम चेंज का मतलब कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? लिक्विड लिमिट. जो कंप्रेसिबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लिक्विड लिमिट के. तो ये चीज मैंने आपको पीछे बता रखी है, दिस आई हैव डिस्कस अर्लियर. तो जितनी ज्यादा लिक्विड लिमिट होगी सॉइल की, उतना ज्यादा स्कोप होगा वाटर कंटेंट घटाने का. तो जितनी ज्यादा लिक्विड लिमिट होगी उतना ज्यादा स्कोप होगा वाटर कंटेंट को घटाने का. यानी उतना ज्यादा क्या मिलेगा आपको? वॉल्यूम चेंज मिलेगा. मोर इज द वॉल्यूम चेंज दैट विल बी ऑब्जर्व्ड. उतनी ही ज्यादा वॉल्यूम चेंज निकल के आ जाएगी हमारी. क्लियर है कहानी? So more is the liquid limit, more is the scope available for decrease in water content, more is the volume change that will be observed. उतनी ही ज्यादा वॉल्यूम चेंज हमें मिलेगी. क्लियर है यहां तक की कहानी? तो सबने सही जवाब दिया है, सबको ये बात समझ में आती है. अब बात करते हैं श्रिंकेज लिमिट की. नाउ विल टॉक अबाउट सो मोर श्रिंकेज. अरे हाँ, तो वॉल्यूम चेंज यही तो हुआ, श्रिंकेज ये तो हुई. वॉल्यूम चेंज ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? श्रिंकेज ज्यादा हुई. अगर आप वॉल्यूम घटा रहे हो तो श्रिंकेज ज्यादा, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो एक्सपेंशन ज्यादा. इसी को तो बोलते हैं कंप्रेसिबल सॉइल. तो वॉल्यूम चेंज डिक्रीजिंग भी हो सकती है, वॉल्यूम चेंज इंक्रीजिंग भी हो सकती है. दोनों वॉल्यूम चेंज पॉसिबल है. अब फिर से इस कंसेप्ट को देखते हैं. अगेन रेफर दिस कंसेप्ट. ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं इसे, तो क्लोजली ऑब्जर्व इट. तो कर्व बनाई कंसिस्टेंसी कर्व. तो ये हमारी कंसिस्टेंसी कर्व है. सो दिस इज अवर कंसिस्टेंसी कर्व. वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है, एक्स एक्सिस पे हमारा वाटर कंटेंट है. एक्स एक्सिस पे वाटर कंटेंट है. अब इस केस में बाकी सारी लिमिट सेम है. तो इस केस में बाकी सारी लिमिट सेम है, श्रिंकेज लिमिट डिफरेंट है. तो इस केस में बाकी सारी लिमिट सेम है, श्रिंकेज लिमिट डिफरेंट है. कौन कौन सी लिमिट सेम है? लो, प्लास्टिक लिमिट सेम. और कौन सी लिमिट सेम है? श्रिंकेज लिमिट सेम. तो प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट सेम, श्रिंकेज लिमिट अलग अलग है. तो श्रिंकेज लिमिट इज डिफरेंट. ये श्रिंकेज लिमिट है हमारी. तो दिस इज अवर श्रिंकेज लिमिट. इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, इसका कोई रोल नहीं है, इसको एलिमिनेट किया. चलो देखो, रेफर द एंटायर स्टोरी. सॉइल 1, ये है सॉइल 2, ये हमारी लिक्विड लिमिट सेम, ये हमारी प्लास्टिक लिमिट सेम, पर हमारी श्रिंकेज लिमिट अलग अलग है. श्रिंकेज लिमिट 1, श्रिंकेज लिमिट 2. तो श्रिंकेज लिमिट दोनों सॉइल के अलग अलग है. श्रिंकेज लिमिट ऑफ बोथ दी सॉइल इज डिफरेंट. प्लास्टिक लिमिट में भी तो वॉल्यूम चेंज होगी. बेटा जो बता रहा हूं उसको देख लो पहले भी. रेफर द एंटायर स्टोरी. देखिए पूरी कहानी क्या है. अब फिर से दो सैंपल है सॉइल के, दोनों की लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट सेम है. दोनों की लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट सेम है, पर दोनों की श्रिंकेज लिमिट अलग अलग है. श्रिंकेज लिमिट इज डिफरेंट. क्लियर है चीज? तो दोनों चीजें रेफर कर ली. अब कंपेयर करते हैं सॉइल 1, सॉइल 2. यार ये बताना कौन सी सॉइल की श्रिंकेज लिमिट ज्यादा है? कौन सी सॉइल की श्रिंकेज लिमिट ज्यादा है? कौन सी सॉइल की श्रिंकेज लिमिट ज्यादा निकल के आ रही है? श्रिंकेज लिमिट ऑफ विच सॉइल इज मोर? श्रिंकेज लिमिट हमारे पास कौन सी सॉइल की ज्यादा है? श्रिंकेज लिमिट सॉइल 1 की ज्यादा है सॉइल 2 से.
तो श्रिंकेज लिमिट ऑफ सॉइल 1 इज मोर देन सॉइल 2। क्लियर है चीज? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कैसे? विल कैरी फॉरवर्ड। लेट अस सपोज हमारा ओरिजिनल वाटर कंटेंट है W1। लेट अस सपोज हमारा ओरिजिनल वाटर कंटेंट है W1। आवर ओरिजिनल वाटर कंटेंट इज W1। पहली सॉइल में मैक्सिमम कितना वॉल्यूम चेंज हो सकता है? हमारा ओरिजिनल वाटर कंटेंट है W1, ओरिजिनल वॉल्यूम है V1। हमारा ओरिजिनल वाटर कंटेंट है W1, ओरिजिनल वॉल्यूम है V1। तो पहली सॉइल में मैक्सिमम कितना वॉल्यूम चेंज हो सकता है? अगर मैंने वाटर कंटेंट को घटाया W1 से, तो पहली सॉइल में मैक्सिमम कितना वॉल्यूम चेंज हो सकता है? V1 माइनस VD हो सकता है। दूसरी वाली में कितना हो सकता है? दूसरी वाली में हो सकता है V2 माइनस VD। तो पहली वाली में होगा V1 माइनस VD, दूसरी वाली में होगा V2 माइनस VD। जरा ये बताओ अब सिंपली रेफर दी वैल्यू। अब मुझे ये एनालाइज करके बताओ किस में वॉल्यूम चेंज ज्यादा मिलेगा? वेयर वॉल्यूम चेंज विल कम आउट टू बी मोर? कहां वॉल्यूम चेंज ज्यादा मिलेगी आपको? वेयर वॉल्यूम चेंज विल कम आउट टू बी मोर। ये देखो दोबारा आ गया। कहां पर? अब डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, डायग्राम इज बीइंग शोन टू यू। अच्छा, V1 की वैल्यू ज्यादा है, V2 की वैल्यू ज्यादा है? V1 की वैल्यू ज्यादा है, V2 की वैल्यू ज्यादा है? कोई मुझे बताएगा V1 की वैल्यू ज्यादा है या V2 की वैल्यू ज्यादा है? V1 इज मोर और V2 इज मोर। V1 इज मोर, V2 इज मोर, दोनों सेम है। V1 V2 सेम है, पर मुझे बताओ VD1 की वैल्यू कम है, VD2 की वैल्यू कम है, हुज वैल्यू इज लेस? VD1 की वैल्यू कम है, VD2 की वैल्यू कम है। VD1 की वैल्यू कम है, VD2 की वैल्यू कम है, हुज वैल्यू इज लेस? VD1 की वैल्यू कम है, VD2 की वैल्यू कम है, VD2 कम है VD1 से। अब बताओ किसका वॉल्यूम चेंज ज्यादा आएगा? VD2 कम है तो किसमें वॉल्यूम चेंज ज्यादा आएगी? वॉल्यूम चेंज सॉइल 2 में ज्यादा निकल के आएगी इन कंपैरिजन टू सॉइल 1। तो वॉल्यूम चेंज सॉइल 2 में ज्यादा निकल के आएगी इन कंपैरिजन टू सॉइल 1। यानी क्या रिलेशनशिप मिली श्रिंकेज लिमिट और वॉल्यूम चेंज में? तो हम बोलेंगे वॉल्यूम चेंज, सो विल से वॉल्यूम चेंज और कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू श्रिंकेज लिमिट। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? श्रिंकेज लिमिट के। तो जितनी कम श्रिंकेज लिमिट होगी उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा आपको? जितनी कम श्रिंकेज लिमिट होगी उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा? वॉल्यूम चेंज मिलेगा आपको। सो लोअर इज द वैल्यू ऑफ श्रिंकेज लिमिट, मोर इज द वॉल्यूम चेंज। इसका मतलब वॉल्यूम चेंज या कंप्रेसिबिलिटी कौन गवर्न करता है? इसका मतलब वॉल्यूम चेंज या कंप्रेसिबिलिटी कौन गवर्न कर रहा है? अगर आपको सवाल में वॉल्यूम चेंज के ऊपर कमेंट करना है, किसे पकड़ोगे सवाल में? अगर आपको सवाल में वॉल्यूम चेंज के ऊपर कमेंट करना है, किस पैरामीटर को पकड़ोगे? एक लिक्विड लिमिट को, दूसरा श्रिंकेज लिमिट को। एक लिक्विड लिमिट को, दूसरा किसको? श्रिंकेज लिमिट को। अगर लिक्विड लिमिट ज्यादा हुई तो वॉल्यूम चेंज ज्यादा होगा, अगर श्रिंकेज लिमिट कम हुई तो वॉल्यूम चेंज ज्यादा होगा। अरे प्लास्टिक लिमिट कहां से आ गई प्रिंस कुमार? मतलब 1 घंटा बर्बाद कर दिया इसके ऊपर मैंने, उसके बाद भी प्लास्टिक लिमिट आ रही है। तो अगर आपको सवाल में वॉल्यूम चेंज या कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं, आपको रेफर करना पड़ेगा या लिक्विड लिमिट या श्रिंकेज लिमिट। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? अब एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पर से। ऐसा क्यों किया? क्योंकि लिक्विड लिमिट मैक्सिमम एक्सटेंट बताता है वॉल्यूम चेंज का, श्रिंकेज लिमिट मिनिमम एक्सटेंट बताता है वॉल्यूम चेंज का। WP और WL सेम रहने पर भी वॉल्यूम डिफर कर रहा है। WP और WL सेम रहने पे भी बिल्कुल डिफर कर रहा है, क्योंकि सॉइल तो अलग अलग है दोनों। WL तो बस क्या बता रहा है? लिक्विड लिमिट बता रहे हैं हमें। वॉल्यूम चेंज तो कहां से हो सकती है? श्रिंकेज लिमिट तक हो सकती है। तो जैसे श्रिंकेज लिमिट बदला, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। सो वॉल्यूम चेंज विल ऑल्सो वेरी। क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? अब
दोनों लाइन की स्लोप सेम होगी, हाँ दोनों लाइन की स्लोप सेम होगी, स्लोप ऑफ बोथ द लाइन इज सेम। समझाने के लिए स्लोप सेम रखी हुई है मैंने, और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू स्लोप इज केप्ट सेम। और जरूरी नहीं है प्रैक्टिकल जो सॉइल मिलेगी उसमें आपको स्लोप सेम करेगा, और आपको कंसेप्ट ये लगाना है, कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने स्लोप सेम रखी हुई है, तो कंपैरिजन के लिए बेस सेम रखा जाता है, तो बेस को मैंने सेम रखा हुआ है यहाँ पे। एक चीज वेरी की जाती है, और यहाँ पर वेरिएबल है हमारा श्रिंकेज लिमिट। पीछे वेरिएबल कौन था? लिक्विड लिमिट थी। इन द प्रीवियस केस द वेरिएबल वाज लिक्विड लिमिट, इन दिस केस द वेरिएबल इज श्रिंकेज लिमिट। चलिए क्लियर है पूरी कहानी? तो यहां तक की तो कहानी निकल के आ गई। अब टिल हियर दी स्टोरी इज बीइंग डिस्कस। वॉल्यूम चेंज और वाटर कंटेंट में क्या रिलेशनशिप है? ये देखो वाटर कंटेंट और वॉल्यूम चेंज में क्या रिलेशनशिप है। पूरी रामायण खत्म हो गई, या पूछ रहे हो वॉल्यूम चेंज और वाटर कंटेंट में क्या रिलेशनशिप आ रही है? ये रिलेशनशिप ही तो बता रहा है कर्व, और क्या बता रहा है? अगर मैं वाटर कंटेंट को बढ़ा रहा हूं, वॉल्यूम क्या कर रही है? इफ आई एम इंक्रीजिंग दी वाटर कंटेंट, वॉल्यूम क्या कर रहा है? तो मैं इतनी देर से क्या बता रहा हूं? यही तो बता रहा हूं। मैं वाटर कंटेंट बढ़ाऊंगा, वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। अगर मैं वाटर कंटेंट घटाऊंगा, वॉल्यूम घटती जाएगी। तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पर कहां तक? सिर्फ श्रिंकेज लिमिट तक। और श्रिंकेज लिमिट के नीचे वाटर कंटेंट के बदलने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज। और अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे इतनी देर से। दिस वाज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन अप टिल नाउ। क्लियर है पूरी स्टोरी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एम है श्रिंकेज लिमिट को निकालना। नाउ अवर एम इज टू फाइंड द श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल। तो मैंने आपको टेस्ट बताया लिक्विड लिमिट को निकालने का, मैंने आपको टेस्ट बताया प्लास्टिक लिमिट को निकालने का। अब हम डिस्कस करेंगे श्रिंकेज लिमिट को कैसे निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड द श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल। अब थोड़ा वापस कॉन्सेंट्रेट करना है, टिपिकल है ये चीज भी समझने में। सो हाउ टू फाइंड द श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल, श्रिंकेज लिमिट कैसे निकाली जाती है। सो हाउ टू फाइंड श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल। तो अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ। So next point of reference is determination of shrinkage limit of the soil. Determination of shrinkage limit of the soil. अब shrinkage limit कैसे निकाली जाती है? How to find the shrinkage limit of the soil? इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने बोला पहला consider a sample of soil. Consider a sample of soil having water content. Having water content W1 and volume V1 and mass M1. W1 is more than shrinkage limit. जो water content है उसका वो shrinkage limit से ज्यादा है. So water content is more than shrinkage limit. Next point क्या बोल रहा है? Next point बोल रहा है the soil is subjected to drying. The soil is subjected to drying. अब soil को dry किया. The soil is subjected to drying, as result of which its volume decreases. At a particular point, at a particular stage of drying, its mass and volume be V2 and M2. एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ड्राइंग पे इसका मास और वॉल्यूम हो गया V2 and M2, तो इसका मास निकल के आ गया V2 and M2. At a particular stage of drying, its mass and volume be equal to V2 and M2. That corresponds its shrinkage limit. जो correspond कर रही है इसको shrinkage limit को. That corresponds its shrinkage limit. वो correspond कर रहा है shrinkage limit WS को. अगला point क्या बोल रहा है? Soil is completely dried. And its mass and volume be MD and VD. Mass and volume be MD and VD. चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है. रेफर द एंटायर स्टोरी. अब राइटअप मैंने लिख के दे दिया है. अब मैं पूरा टेस्ट आपको डायग्राम के फॉर्म में बता दूंगा.
द इंटायर टेस्ट आई डिस्कस इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, और पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि श्रिंकेज लिमिट कैसे निकलता है। राइट अप मैंने पहले लिख दिया है। अब करते क्या है श्रिंकेज लिमिट को निकालने के लिए। श्रिंकेज लिमिट को निकालने के लिए हम सॉइल का सैंपल लेते हैं जिसका ओरिजिनल मास है m1, ओरिजिनल वॉल्यूम है v1 और ओरिजिनल वाटर कंटेंट है w1। बस आपको ध्यान ये रखना है कि w1 श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा होना चाहिए। ओरिजिनल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल शुड बी मोर देन द श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल। तो मैंने एक सॉइल का सैंपल कंसीडर किया। आई हैव कंसीडर्ड अ सैंपल ऑफ द सॉइल। ये हमारा सॉइल का सैंपल है, दिस इज द सैंपल ऑफ द सॉइल। इसका वाटर कंटेंट है w1, इस वाटर कंटेंट इज w1, इसका मास है m1 और इसकी वॉल्यूम है v1, इट्स वॉल्यूम इज v1। ये वॉल्यूम है सॉइल का, ये सॉलिड है इसके अंदर, दीज आर दी सॉलिड्स। क्योंकि वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी होगी? क्योंकि वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी होगी? व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ सैचुरेशन? क्योंकि वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा है, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ सैचुरेशन? सिंस वाटर कंटेंट इज मोर देन लिक्विड लिमिट, मोर देन श्रिंकेज लिमिट, मोर देन प्लास्टिक लिमिट, कुछ भी मान लो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या मिलेगी आपको? 1 मिलेगी। ये हमारी पहली चीज है। इसका मतलब सबसे पहले आप क्या नोट करोगे सॉइल का? आप उसका ओरिजिनल मास और ओरिजिनल वॉल्यूम नोट कर लोगे। सबसे पहले हम सॉइल का ओरिजिनल मास ओरिजिनल वॉल्यूम नोट कर देंगे। अब हम सॉइल के सैंपल को उठाते हैं, तो हमने m1 नोट किया, हमने v1 नोट किया। कैसे नोट करते हैं वो बताता हूं मैं आपको भी, दैट आई डिस्कस। हमने सॉइल के सैंपल को उठाया और ड्राई कर दिया, इट इज पुट इनटू द ओवन। हमने सॉइल के सैंपल को उठाया और इसको ड्राई किया, इसको ड्राई किया। जब आप इसको ड्राई करोगे इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? When the sample is subjected to dry, its volume will decrease. इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो वॉल्यूम हो गया v2। सॉलिड के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, उतना ही निकल के आएगा। आपने सैंपल को ड्राई किया कहां तक? जब इसका वाटर कंटेंट कितना हो जाता है? श्रिंकेज लिमिट के बराबर आ जाता है। आपने इसका मास नोट कर लिया, इसका मास है m2। श्रिंकेज लिमिट में डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी होती है? श्रिंकेज लिमिट में डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी होती है? श्रिंकेज लिमिट व्हाट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन? श्रिंकेज लिमिट में डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी होती है? 1। तो यहां पर भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है? 1 है। हियर आल्सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 1। अगर मैं वाटर कंटेंट को और घटाऊं, अगर मैं वाटर कंटेंट को और घटाऊं, सॉइल का वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? अगर मैं वाटर कंटेंट को और घटाऊं, सॉइल के वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? अगर मैं वाटर कंटेंट को और घटाऊं, सॉइल के वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? If I further reduce the water content of the soil, soil के वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि श्रिंकेज लिमिट के नीचे पानी को कौन रिप्लेस कर देता है? श्रिंकेज लिमिट के नीचे पानी को कौन रिप्लेस कर देता है? श्रिंकेज लिमिट के नीचे पानी को कौन रिप्लेस कर देता है? एयर रिप्लेस कर देती है। तो अब मैंने सॉइल को पूरा ड्राई कर दिया। जब मैंने सॉइल को पूरा ड्राई कर दिया, वाटर कंटेंट कितनी हो जाएगी? जब मैंने सॉइल को पूरा ड्राई कर दिया, वाटर कंटेंट कितनी हो जाएगी? जब मैंने सॉइल को पूरा ड्राई कर दिया, वाटर कंटेंट कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वाटर कंटेंट विल बी 0। वॉइड्स में सिर्फ क्या प्रेजेंट होगी? एयर प्रेजेंट होगी। वॉइड्स विल हैव ओनली एयर इन इट, वाटर विल बी एब्सेंट, पानी एब्सेंट होगा। अब जरा मुझे ये बताओ V2 और VD में क्या डिफरेंस है? जरा मुझे ये बताओ V2 और VD में क्या डिफरेंस है? What is the difference between volume at shrinkage limit and dry volume of the soil? What is the difference between volume at shrinkage limit and dry volume of the soil? क्या फर्क है V2 और VD में? कोई डिफरेंस नहीं है। यानी V2 किसके बराबर है? V2 किसके बराबर है? VD के बराबर है। There is no difference। जरा मुझे बताओ M2 और MD में क्या डिफरेंस है? मास ऑफ द सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट एंड ड्राई मास ऑफ द सॉइल। जरा मुझे ये बताओ M2 और MD में क्या डिफरेंस है? M2 और MD में क्या डिफरेंस है? मास ऑफ द सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट एंड ड्राई मास ऑफ द सॉइल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? M2 और MD में क्या डिफरेंस है? M2 इज मोर देन MD। M2 की वैल्यू MD से क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। तो वॉल्यूम तो सेम होगा पर मास सेम नहीं होगा, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट में वॉइड भरा है पानी से और ड्राई स्टेट में वॉइड भरा है हवा से, और पानी का मास ज्यादा होता है किससे? एयर से। कितने गुना ज्यादा होता है? 1000 गुना ज्यादा होता है। फॉर सेम वॉल्यूम मास ऑफ द वाटर इज 1000 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द एयर। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ किसी के लिए? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन?
कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए इसमें से? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस? क्लियर है? चलो मुझे ये बताओ व्हाट इज द मास ऑफ वाटर इन स्टेज 1? व्हाट इज द मास ऑफ वाटर इन स्टेज 1? व्हाट इज द मास ऑफ वाटर इन स्टेज 1? मुझे स्टेज 1 में पानी का मास निकालना है। सो मास ऑफ वाटर इन स्टेज 1। तो जरा देखो इसको, मुझे बताओ स्टेज 1 में पानी का मास कितना है? मुझे स्टेज 1 में सॉइल का मास पता है, मुझे स्टेज 3 में सॉइल का मास पता है। तो मास ऑफ द वाटर इन स्टेज 1 विल बी इक्वल टू व्हाट? m1 माइनस md। आप सॉइल के मास में से सॉलिड का मास घटा दो, आप सॉइल के मास में से सॉलिड का मास घटा दो, आपको किसका मास मिल जाएगा? आपको मास मिल जाएगा पानी का। सो इट इज इक्वल टू m1 माइनस md। क्लियर चीज? जरा मुझे बताओ स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो वॉल्यूम डिक्रीज हुई है सॉइल की, वो किसकी वजह से हुई है? स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो वॉल्यूम डिक्रीज हुई है सॉइल की, वो किसकी वजह से हुई है? स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है सॉइल का, वो किसकी वजह से हुआ है? वो वाटर की वजह से हुआ है। तो क्या हम बोल सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू चेंज इन वाटर ऑफ द सॉइल? क्या आप बोल सकते हो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2? तो हम ये बोल सकते हैं डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल फ्रॉम स्टेज 1 एंड स्टेज 2 इज इक्वल टू डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2। तो हम बोल सकते हैं डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2, is equal to decrease in volume of water, तो आप बोल सकते हो डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्लियर चीज? सो व्हाट इज द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2? कितना डिक्रीज हुआ पानी का वॉल्यूम? V1 minus V2. So what is the decrease in mass of water from stage 1 to stage 2? अगर मुझे डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर पता चल गया, डिक्रीज इन मास ऑफ वाटर कैसे निकालो? V1 minus V2 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे स्टेज 1 में पानी का मास पता है, मुझे स्टेज 1 से 2 पे पानी के मास का लॉस पता है। तो स्टेज 2 में पानी का मास क्या हुआ? So mass of water in stage 2 will be how much? Stage 2 will be equal to what? Mass of water in stage 1 minus decrease in mass of water from 1 to 2. So decrease in mass of water from 1 to 2. So mass of water in stage 1 is equal to m1 minus m2 and decrease in mass of the water from stage 1 to stage 2 is v1 minus v2 into rho w। क्लियर है चीज? बिल्कुल सही बात है, तो सबने सही जवाब दिया। अब श्रिंकेज लिमिट क्या होती है? व्हाट इज श्रिंकेज लिमिट? वाटर कंटेंट ही है श्रिंकेज लिमिट। वाटर कंटेंट क्या होता है? वाटर कंटेंट होता है मास ऑफ वाटर। सो मास ऑफ वाटर इन स्टेज 2, so mass of water in stage 2 divided by what? Divided by mass of solid. So divided by mass of solid. So shrinkage limit is mass of water in stage 2 divided by the mass of solid. So what is the mass of water in stage 2? Mass of water in stage 2 is equal to m1 minus md minus v1 minus v2 into rho w डिवाइड बाय md। सो डिवाइड बाय md, ये हमारी होती है श्रिंकेज लिमिट। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, m1 माइनस md बाय md माइनस v1 माइनस v2 बाय md इंटू रो w। जरा मुझे ये बताना m1 माइनस md तो लिखा मैंने, पीछे और कुछ लिख दिया क्या? हाँ ये रहा m1 माइनस md। सो m1 माइनस md। हाँ जरा मुझे बताना m1 माइनस md क्या था? मास ऑफ वाटर इन स्टेज 1।
डिवाइड बाय मास ऑफ सॉलिड, ये क्या दे देगा आपको, मास ऑफ वाटर इन स्टेज 1 डिवाइड बाय द मास ऑफ सॉलिड विल गिव यू वाटर कंटेंट ऑफ स्टेज 1। ये आपको वाटर कंटेंट निकाल के दे देगा स्टेज 1 की। तो श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, वाटर कंटेंट ऑफ स्टेज 1 माइनस V1 माइनस V2 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द श्रिंकेज लिमिट। इस तरीके से हम श्रिंकेज लिमिट को निकालते हैं। सो श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल is given by the following relationship. So this is how we calculate the shrinkage limit of the soil. तो ये पहला तरीका है श्रिंकेज लिमिट को निकालने का। क्लियर है यहां तक की कहानी? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड ऑन दिस? तो इसका मतलब श्रिंकेज लिमिट को निकालने के लिए मुझे कौन कौन से पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी? ये तो मैंने मैथमेटिकली बताया, टेस्ट नहीं बताया अभी तक मैंने आपको, ये मैंने मैथमेटिकली बताया आपको। इसका मतलब श्रिंकेज लिमिट किसका फंक्शन है? श्रिंकेज लिमिट फंक्शन है M1 का, श्रिंकेज लिमिट फंक्शन है V1 का, श्रिंकेज लिमिट फंक्शन है और किसका? श्रिंकेज लिमिट फंक्शन है M1 का, श्रिंकेज लिमिट फंक्शन है V1 का, श्रिंकेज लिमिट और किसका फंक्शन है? श्रिंकेज लिमिट इज फंक्शन ऑफ व्हाट? श्रिंकेज लिमिट फंक्शन है किसका? MD का। श्रिंकेज लिमिट फंक्शन है किसका? V2 का। V2 किसके बराबर है? VD का। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इनिशियल वाटर कंटेंट माइनस चेंज इन वाटर कंटेंट इन श्रिंकेज लिमिट, हाँ बोल सकते हो, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब श्रिंकेज लिमिट निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? श्रिंकेज लिमिट निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा M1 V1 and MD VD. So to find shrinkage limit we'll require M1 V1, we'll find MD VD, यानी ओरिजिनल मास ओरिजिनल वॉल्यूम, ड्राई मास ड्राई वॉल्यूम। अब ये चीज हम कैसे निकालते हैं इसका मैं आपको टेस्ट बता रहा हूं। Now the test which is being performed to calculate M1 V1 and MD VD is being discussed. अब ध्यान से सुनना इस टेस्ट को, केयरली रेफर द टेस्ट। मैं लिखवाऊंगा नहीं इसे, मैं आपको टेस्ट जरूर बता दूंगा। I'll not write it, but I'll discuss the test. अब करते क्या है इसके अंदर? सबसे पहले इस टेस्ट के अंदर हम लेते हैं श्रिंकेज डिश। सबसे पहले इस टेस्ट के अंदर हम लेते हैं श्रिंकेज डिश। सो वी स्टेज दी श्रिंकेज डिश, तो एम्प्टी श्रिंकेज डिश, तो पहला पॉइंट, तो क्या लिया हमने? श्रिंकेज डिश ली। तो एक हमने कंटेनर लिया जिसका नाम क्या है? एक कंटेनर लिया जिसका नाम है श्रिंकेज डिश। क्लियर है? अब इस श्रिंकेज डिश के अंदर हमने मरकरी डाली, इस श्रिंकेज डिश के अंदर हमने मरकरी डाली, इसको हमने भर दिया मरकरी से। तो दूसरी स्टेज में इसको फिल कर दिया मरकरी से हमने, तो ये मरकरी से भरी हुई है। सो इट इज फिल्ड विद द मरकरी, सो इट इज फिल्ड विद द मरकरी, तो हमने मरकरी से उसको भर दिया। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर है की कहानी? हमने श्रिंकेज डिश का मास नोट किया, तो मास ऑफ श्रिंकेज डिश, सो मास ऑफ श्रिंकेज डिश। क्लियर है? हमने मरकरी डालने के बाद दोबारा मास नोट किया, हमने मरकरी डालने के बाद दोबारा मास नोट किया। लेट सपोज मास आ गया इसका M, तो ये मास है श्रिंकेज डिश का, ये मास आ गया मरकरी प्लस श्रिंकेज डिश का। तो जरा मुझे ये बताना मरकरी का मास कितना है डिश के अंदर? व्हाट द मास ऑफ मरकरी इन द डिश? व्हाट द मास ऑफ द मरकरी इन द डिश? मास ऑफ मरकरी इन द डिश इज इक्वल टू M माइनस मास ऑफ श्रिंकेज डिश, दोनों का डिफरेंस। What about the volume of mercury? What about the volume of mercury? Volume of mercury is equal to mass of mercury divided by density of mercury. Volume of mercury is equal to what? M minus mass of shrinkage dish divided by density of mercury. आपको वॉल्यूम मिल गया मरकरी का। जैसे ही वॉल्यूम मिल गया मरकरी का, what is the volume of shrinkage dish? Volume of shrinkage dish is equal to what? Volume of mercury. तो मैंने श्रिंकेज डिश का क्या निकाल लिया यहाँ पे? मैंने श्रिंकेज डिश का क्या निकाल लिया यहाँ पे? मैंने श्रिंकेज डिश का क्या निकाल लिया यहाँ पे? व्हाट इज बीइंग फाउंड? हमने श्रिंकेज डिश का क्या कैलकुलेट कर लिया? वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है चीज? तो हमने श्रिंकेज डिश का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसको एम्प्टी कर देते हैं। अब हमने इसको एम्प्टी किया, खाली किया, और क्या किया? सॉइल भर दी इसके अंदर।
हमने इसको एम्प्टी किया और क्या भर दी, सॉइल भर दी। तो मैंने मरकरी को हटाया और श्रिंकेज डिश में क्या भर दिया, सॉइल को भर दिया। अब क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, अब क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, अब क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, सॉइल प्रेजेंट है इसके अंदर। नाउ द सॉइल इज प्रेजेंट इन इट। अब मैंने इसका मास निकाला, मास ऑफ सॉइल प्लस श्रिंकेज डिश, लेट अस सपोज m डैश, ये m डैश निकल के आ गई। सो व्हाट द मास ऑफ सॉइल इन स्टेज 1, व्हाट द मास ऑफ सॉइल इन स्टेज 1, ये हमारी स्टेज, ये इसको आपने लेट अस सपोज a बोल दो, b बोल दो, स्टेज 1 तो मैंने इसको बोला है, ये a है, ये b है, ये स्टेज 1 है। तो व्हाट द मास ऑफ सॉइल इन स्टेज 1, इसको हमने m1 बोला था, m1 विल बी इक्वल टू व्हाट, m1 will be equal to m dash minus mass of shrinkage dish. Clear? What is the volume of soil in shrinkage dish? So volume of soil in stage 1. What is the volume of soil in stage 1? What is the volume of soil in stage 1? It is equal to volume of shrinkage dish. Is equal to volume of shrinkage dish, which is equal to volume of mercury, which is equal to volume of mercury. तो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, व्हाट इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय अस, हमने m1 निकाल ली, हमने v1 निकाल ली। सो वी हैव फाउंड m1, वी हैव फाउंड v1। तो m1 कैलकुलेट कर लिया और v1 कैलकुलेट कर लिया। अब क्या निकालना है, md और vd निकालना है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट md एंड vd। अब हम क्या करते हैं, अब इसको रख देते हैं ओवन के अंदर। अब इसको हमने ओवन ड्राई किया, अब मैंने सैंपल वाली श्रिंकेज डिश को उठाया और ओवन ड्राई किया। जब आप इसको ओवन ड्राई करोगे, सॉइल का वॉल्यूम क्या कर जाएगा, जब आप इसको ओवन ड्राई कर दोगे, सॉइल का वॉल्यूम क्या कर जाएगा, जब आप उसको ओवन ड्राई कर दोगे, सॉइल का वॉल्यूम क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा, सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर चीज, सॉइल का मास भी क्या कर जाएगा, सॉइल का मास भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, सॉइल का मास भी डिक्रीज कर जाएगा। ये हमारी स्टेज 3 है, दिस इज अवर स्टेज 3। क्लियर? व्हाट इज द ड्राई मास ऑफ द सॉइल, लेट अस सपोज ये है m डबल डैश। तो ड्राई मास क्या है सॉइल का, तो ड्राई मास ऑफ सॉइल md will be equal to what, dry mass of the soil will be equal to m double dash minus mass of shrinkage dish। तो हमने क्या निकाल लिया, ड्राई मास ऑफ सॉइल निकाल लिया। वी हैव फाउंड व्हाट, ड्राई मास ऑफ द सॉइल, हमने सॉइल की ड्राई मास निकाल ली। क्लियर है पूरी कहानी, हमने सॉइल की ड्राई मास निकाल ली, m डबल डैश माइनस मास ऑफ श्रिंकेज डिश। अब क्या बचा हुआ है, बस अब हमें ड्राई वॉल्यूम निकालना है सॉइल का। अब ड्राई वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सॉइल का, हाउ डू वी कैलकुलेट ड्राई वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। अब ध्यान से सुनना, ड्राई वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ड्राई वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। हमने एक इवेपोरेटिंग डिश ली, हमने एक इवेपोरेटिंग डिश को लिया, हमने एक इवेपोरेटिंग डिश को लिया। ये इवेपोरेटिंग डिश है, खाली है ये, दिस डिश इज एम्प्टी, ये खाली है कंटेनर। इसके अंदर मैंने किसको रखा, श्रिंकेज डिश को रखा। हमने इवेपोरेटिंग डिश ली, ये खाली है, इसके अंदर मैंने रखा, इसका नाम लिख देता हूं मैं इवेपोरेटिंग डिश, इसका नाम है इवेपोरेटिंग डिश, ये खाली है। इसके अंदर मैंने किसको रखा, श्रिंकेज डिश को रखा, ये हमारी श्रिंकेज डिश है, दिस इज अवर श्रिंकेज डिश। इसको मैंने पूरा भर दिया मरकरी से, इसको मैंने पूरा भर दिया मरकरी से। तो क्या है इसके अंदर, मरकरी है। अब मैंने ये ड्राई सॉइल का सैंपल उठाया, अब मैंने ये ड्राई सॉइल का सैंपल उठाया और इस श्रिंकेज डिश के अंदर डाल दिया। मैंने ड्राई सॉइल का सैंपल उठाया और श्रिंकेज डिश के अंदर डाल दिया। ये सॉइल का सैंपल श्रिंकेज डिश में जाके क्या करेगा, ये सॉइल का सैंपल जाके श्रिंकेज डिश में क्या करेगा, मरकरी को डिस्प्लेस करेगा। इट विल डिस्प्लेस दी मरकरी, ये मरकरी को डिस्प्लेस कर देगा, ये मरकरी को डिस्प्लेस कर देगा। कितनी मरकरी को डिस्प्लेस करेगा, उतनी ही मरकरी को डिस्प्लेस करेगा जितना इसका खुद का वॉल्यूम है, जितना इसका खुद का वॉल्यूम है। तो हम क्या नोट कर लेंगे, हम नोट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड। तो आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल VD इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड। सो वॉल्यूम ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड क्या निकल के आ गई हमारी, VD निकल के आ गई। दिस इज अवर ड्राई वॉल्यूम ऑफ दिस सॉइल, ये हमारी ड्राई वॉल्यूम निकल के आ गई सॉइल की। तो हमें क्या क्या पता चल गया, MD VD पता चल गया,
M1 V1 पता चल गया। अगर मुझे MD VD पता है, M1 V1 पता है, क्या निकाल सकते हो? अगर मुझे MD VD पता है, M1 V1 पता है, क्या निकाल सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट द श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल। हम सॉइल की श्रिंकेज लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरे टेस्ट में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर टेस्ट। So we found the entire test. Will not mercury, no mercury will not enter into the voids. मर्करी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, मर्करी की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, वॉइड में एंटर नहीं करेगी। So viscosity and density of the mercury is in such a range, it will not be able to enter into the voids of the soil. वो soil के voids में enter नहीं कर पाएगी। क्लियर है पूरी कहानी? So we're done with all the aspects. तो श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, कैसे निकालते हैं, टेस्ट क्या होता है, वो भी डिस्कस कर लिया हमने। द टेस्ट इज ऑल्सो बीन डिस्कस्ड। टेस्ट की भी रेफरेंस निकाल के दे दिया आपको। चलिए, थैंक यू एवरीवन। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। कल भी आपकी क्लास का टाइम ये रहेगा। टुमारो ऑल्सो द टाइमिंग ऑफ द क्लास विल बी सेम 9 to 11। फ्राइडे से अगर कोई चेंज आएगा तो बता दूंगा। शाम को आपकी क्लास है 7 से 8 बिल्डिंग मटेरियल की। आज बिल्डिंग मटेरियल खत्म हो जाएगा। 8:30 से 9:30 आपकी क्लास है गेट और EAC के एनालिसिस की। कल से आपका ओपन चैनल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ओपन चैनल फ्लो होगा शाम को 7 से लेकर 9 बजे तक, और मॉर्निंग में आपकी सॉइल होगी 9 से लेकर 11 बजे के बीच में। चलिए, थैंक यू एवरीवन।